हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले पार्ट में आपने देखा कैसे कहानी एक इम्पॉर्टेंट मोड़ पर ख़त्म हुई थी और आज उसी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हम लेके आए हैं पार्ट 5। स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपने पार्ट 4 नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देख लीजिए। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की कहानी। चैप्टर -41। क्या आपको लगता है कि मेरी माँ का यह होनहार बेटा मर चुका है? हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक त्रिशा ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे जाने के लिए मुड़ गई। क्या पानी है? अभिमन्यु ने अचानक पूछा। मुझे थोड़ी प्यास लगी है। त्रिशा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अभिमन्यु के लिए पानी डालने के लिए मुड़ी। थैंक यू सो मच। तुम्हें बात करना पसंद नहीं है? अभिमन्यु ने त्रिशा की ओर देखा। वास्तव में अभय की काली गहरी आंखें त्रिशा की आंखों से बहुत मिलती जुलती थीं। त्रिशा की काली और सफेद आंखें बिल्कुल किसी नवजात शिशु की आंखों की तरह पूरी तरह से अज्ञानी और मासूम थीं। वे बारिश के बाद खुले आसमान की तरह साफ थीं, बिना किसी अशुद्धता के। ये वही आंखें थीं जिन्हें अभिमन्यु ने 15 साल पहले देखने के बाद कभी नहीं भूल पाया था। त्रिशा ने अपना सिर नीचे किया और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर उसने अपनी सांस नहीं रोकी होती, तो वह अभी हार्ट अटैक से मर जाती। अभय रसोई से बाहर आया, और जब उसने यह दृश्य देखा, तो उसका चेहरा काला पड़ गया। यह कंजूस पिता स्पष्ट रूप से सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने उसकी मां के सामने कुछ भी जाहिर नहीं किया। वह अभी भी नाटक कर रहा था। आह, अब आगे। मम्मी, खुशी दी और मैंने मिलकर साइड डिश काट दी हैं। जल्दी आओ, हम बाकी का खाना बनाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट मोमेंट में अभय अचानक से प्रकट हो गया था और उसके तेज चिल्लाने से अभिमन्यु का ध्यान त्रिशा से हटकर उस पर चला गया। अभिमन्यु ने अभय को घूरा। इस वक्त अभिमन्यु को यह शैतान बच्चा उसे किसी दुश्मन की तरह लग रहा था, जिसने उसके इतने इम्पोर्टेंट मोमेंट में आकर डिस्टर्ब कर दिया था। त्रिशा जल्दी से मुड़ी और रसोई में वापस चली गई। अभिमन्यु की नजर त्रिशा पर तब तक रही जब तक वह गायब नहीं हो गई। फिर उसने अपने सामने रख स्पाइसी पनीर टिक्का को देखा और उसे देखकर होले से मुस्कुराया। अभय अभिमन्यु की दुष्टता को ने सूंघ लिया। यह उसका कंजूस पिता साफ तौर पर उसकी मां को परेशान कर रहा था। अभिमन्यु ने अपनी चम्मच उठाए और धीरे से कहा, मुझे यहाँ बहुत असहज महसूस हो रहा है। तुम लोगों के लिए इस जगह को इसकी मूल स्थिति में वापस लेकर आने में ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? कोने में बैठे कांपते हुए लोगों ने तुरंत कांपती हुई आवाज में कहा, यह मुश्किल नहीं है। हाँ, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब तक त्रिशा ने अभिमन्यु द्वारा ऑर्डर किए गए सभी खाने को तैयार करके बाहर लाया, तब तक बाहर का हिस्सा बिल्कुल नया हो चुका था। सभी टेबल वापस अपनी पुरानी जगह में रख दिए गए थे, और जमीन पर पड़े मलबे को साफ कर दिया गया था। उन लोगों ने अपनी शर्ट खींची और फर्श पोंछने के लिए जमीन पर बैठ गए। उन्होंने सावधानीपूर्वक और स्वेच्छा से सब कुछ पोंछा। त्रिशा ने जब उनको इस तरह से साफ करते हुए देखा तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। उसने मन ही मन कहा, सच में फ्यूचर कुछ ज्यादा ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। अभी कुछ देर पहले मैं उनकी जगह थी और अब यह लोग मेरी जगह हैं। त्रिशा ने अपने हाथ में लिए ट्रे में से मिसल पाव, लिट्टी चोखा और कुछ बची हुई आखिरी डिशेस को सामने अभिमन्यु की मेज पर रख दिया, और जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। अचानक किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। क्या तुम्हारा हाथ जल गया? एक मधुर आवाज जो अप्रैल में वसंत की हवा की तरह थी, त्रिशा के कानों से टकराई। एक सूखा और गर्म हाथ त्रिशा की कलाई के चारों ओर लिपटा हुआ था। यह मजबूत नहीं था, लेकिन त्रिशा के लिए इसे खुद से दूर कर पाना भी मुश्किल हो रहा था। त्रिशा डरी हुई और चिड़चिड़ी थी।
यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सिर्फ 2 बूंद गर्म तेल के छींटे हैं, और कोई बुलबुला नहीं है। किसी अपने हाथों को अभिमन्यु के हाथों से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। वही अभिमन्यु ने तृषा की कोशिश देखकर कोई हरकत नहीं की। अभिमन्यु ने अपने नजरों को झुकाकर तृषा की हथेली को ध्यान से देखा। अभिमन्यु की हथेली में तृषा का छोटा हाथ बर्फ की तरह सफेद था। उसके हाथ के पीछे कुछ लाल निशान थे, जो खास तौर पर ध्यान आकर्षित करने वाले थे। अभिमन्यु की आंखें गहरे रंग की हो गईं। अगर समय रहते जलन का इलाज नहीं किया गया, तो यह संक्रमित हो जाएगा। अभिमन्यु की गंभीर आवाज तृषा के कानों में सुनाई दी। बॉडीगार्ड ने पहले ही ड्रॉअर से तृषा द्वारा पहले से रखी एंटीसेप्टिक क्रीम को ले लिया था। बॉडीगार्ड ने जल्दी से उसे अभिमन्यु को थमा दिया। सर, तृषा उस बॉडीगार्ड को डांटना चाहती थी। तुम दूसरों की चीजें को बिना इसकी इजाजत के उसकी जगह से ले लेते हो और फिर उन्हें अपना समझने लगते हो। तृषा ने अपने दांत पीस लिए और अपना हाथ दूर खींचने की कोशिश की। अचानक, अभिमन्यु की छोटी सी हरकत ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया। अभिमन्यु की छोटी उंगली ने तृषा के गाल को सलाया। हालांकि तृषा ने मास्क पहने हुआ था, पर फिर भी जब उसने अभिमन्यु की गर्म उंगली को अपने चेहरे पर महसूस किया तो उसका पूरा चेहरा गर्म हो गया और उसका शरीर अचानक से कांप उठा। यह दुष्ट नरभक्षी इंसान आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? यह कब से इतना नर्म दिल वाला हो गया कि एक छोटे से मामूली से रेस्टोरेंट के शेफ के जलने पर अपनी चिंता जाता रहा था और उसकी देखभाल करने की कोशिश कर रहा था। बकवास मत करो, अच्छा बनो, यह जल्दी ही हो जाएगा, अभिमन्यु ने अपने कड़क शब्दों में कहा। तृषा एक बार फिर अभिमन्यु के शब्दों को सुनने के बाद प्रेजेंट में आ चुकी थी और डरी सहमी नजरों से अभिमन्यु को देख रही थी। तृषा वहां एक अचंभे में किसी मूर्ति की तरह खड़ी थी, जैसे उसके शरीर का सारा खून गायब हो गया हो। जिस गाल पर अभिमन्यु की उंगलियां छुई थी, वहां झुनझुनाहट की लहर महसूस हुई, धीरे धीरे, जब तक कि यह उसके दिल तक नहीं पहुंच गई, जिससे वह एक पल के लिए चकित हो गई। साथ ही, जब अभिमन्यु ने अभी बात की, तो उसने वास्तव में उसकी आवाज में प्यार का संकेत सुना। यह एक भ्रम होना चाहिए। यह बहुत भयानक था। यह अभिमन्यु द्वारा ऑपरेटिंग टेबल से बंधे जाने और उसके पैर काट दिए जाने के उसके सपने से भी अधिक डरावना था। जैसे ही तृषा अपने सोच में गुम हुई, उसने अचानक अपने हाथ के पीछे ठंडक महसूस की। उसने नीचे देखा और अभिमन्यु की खूबसूरत उंगलियों को धीरे से उसके हाथ के पीछे के जले हुए हिस्से से मरहम को बड़े ही सावधानी से लगाते हुए। वह बहुत धीमा, बहुत हल्का और बहुत गंभीर था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे कठोर और बिना किसी गलती के कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो। तृषा का दिल अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा था। घबराहट, डर और भय के अलावा, इस बार एक अजीब सी भावना भी थी जिसे समझना बहुत मुश्किल था, और फिलहाल तृषा के अंदर उस इमोशंस को समझना की हिम्मत भी नहीं थी। उसने अभिमन्यु पर एक नजर डाली। उसका चेहरा सुंदर और बेदाग था, और उसकी भौहें सुंदर और लुभावनी थी। अभिमन्यु इतना गंभीर था, मानो तृषा कोई नाजुक कांच की गुड़िया हो जिस पर हल्का सा भी प्रेशर डालने से वह टूट जाएगी। ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु ने अपना कोई कीमती खजाना पकड़े हुए हैं। तृषा को लगा कि उसकी आंखों में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है और उसे अस्पताल जाकर अच्छी तरह से देखना चाहिए। 1 मिनट रुको, तृषा ने अपने हाथ को देखा। यह अभी अभी चूल्हे के गमाज के पसीने से भीगा हुआ था और इस पर अभी भी कुछ तेल के दाग थे। यह वास्तव में बहुत गंदे दिखाई दे रहे थे। तृषा एक पल के लिए घबरा गई। उसे तुरंत याद आया कि अभिमन्यु को तो ओसीडी थी, फिर वह उसके गंदे हाथों को क्यों पकड़े हुए था।
तुझे खुद भी मन ही मन अपने आप को कोस रही थी कि वह अपने हाथ को बिना धूल बाहर क्यों आ गई। वह पागल थी, पर वह थोड़ी शॉक भी थी जब उसने अभिमन्यु के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा। उसके चेहरे पर कोई भी डिस्गस्ट लुक नहीं थे। उसे त्रिशा के गंदे हाथ से कोई खास फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? क्या अभिमन्यु की ओसीडी ठीक हो गई है? हाँ, ऐसा हो सकता है। आखिरकार वह उसे 5 सालों से उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। इन 5 सालों में शायद उसकी ओसीडी ठीक हो गई हो। छोटे से रेस्टोरेंट में बहुत शांति थी। दोनों तरफ बॉडीगार्ड खड़े थे, पहरा दे रहे थे। उन गुंडों का ग्रुप जमीन पर बैठे हुए एक आज्ञाकारी बच्चों की तरह जमीन पर पोछा मार रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह आवाज करे, लेकिन वे अभी भी उन दोनों के बीच अस्पष्ट बॉन्ड को महसूस कर सकते थे। ठीक है, भविष्य में सावधान रहना। भयंकर सन्नाटे को चीरते हुए अभिमन्यु की सख्त आवाज सुनाई दी। अभिमन्यु की पतली उंगलियों ने त्रिशा की पतली कलाई को दबा रही थी, और वह काफी गंभीरता से त्रिशा की आंखों में देख रहा था। त्रिशा अचानक जाग गई और जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, उसे अपनी पीठ के पीछे रख लिया, जैसे वह अपने हाथ को बचाने की कोशिश कर रही हो। इस पल त्रिशा को वास्तव में लगा कि अभिमन्यु एक राक्षस है। अभिमन्यु का हाथ हवा में ही रह गया और उसने धीरे से उसे नीचे रख दिया। उसने त्रिशा की आंखों में देखा और कहा, खाना बहुत स्वादिष्ट है। यह मेरे स्वाद के अनुकूल है। ऐसा लगता है जैसे यह मेरे लिए विशेष रूप से बनाया गया है। उद्धरण। त्रिशा ने मुश्किल से अपना सलाइवा निगला। उसे लगा जैसे उसके सारे रहस्य खुल गए हों। त्रिशा अब और शांत नहीं रह सकती थी। वह इतनी डरी हुई थी कि वह पलटी और भाग गई। उसने अपने पीछे एक धीमी हंसी सुनी। जाहिर है, वह नरभक्षी इंसान, वह बहुत अच्छे मूड में था। त्रिशा एक सांस में रसोई में भाग गई, अपना मस्क नीचे खींच लिया, और जोर से सांस ली। मैं मरने जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ। बाहर, अभय ने उन बॉडीगार्ड को दूर धकेल दिया जो लगभग उसे गले लगाना चाहते थे और स्टूल पर चढ़ गए और अभिमन्यु के सामने बैठ गए। अभय ने सबसे पहले अपने बैठने का तरीका ठीक किया और अपने कपड़े ठीक किए। उसका गोल मटोल छोटा चेहरा सख्त था, और उसकी बड़ी काली आंखें अभिमन्यु को घूर रही थीं। वह बहुत गंभीर था, और उसके छोटे गाल टमाटर की तरह फूले हुए थे। अंकल, आप मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। आप मेरे सामने मेरी माँ के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि मेरी माँ का यह होनहार बेटा मर चुका है? अभय ने अपने शब्दों को गुस्से से चबाते हुए कहा। अभिमन्यु ने अपना सिर उठाया और अपने सामने बैठे छोटे खरगोश को देखा जिसका चेहरा गुस्से से खुला हुआ था। अभिमन्यु को अभय का ये रूप काफी इंटरेस्टिंग लगा और वह इंटरेस्ट के साथ अभय को देखने लगा। रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर एक कतार पर एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां खड़ी थी जो देखने से साफ पता चल रहा था कि वह किसी मामूली इंसान की बिल्कुल नहीं होगी। लोग हैरानी से अपने घर से बाहर निकाल कर उनका की करों को देख रहे थे और त्रिशा के रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करके अपने आप में ही बातें कर रहे थे। ये था चैप्टर 41। अब शुरू होता है चैप्टर 42। चैप्टर -42। ऐसा लग रहा था कि वह फिर से अपने घटिया पिता के जाल में फंस गया है। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक बाहर, अभय ने उन बॉडीगार्ड को दूर धकेल दिया जो लगभग उसे गले लगाना चाहते थे और स्टूल पर चढ़ गए और अभिमन्यु के सामने बैठ गए। अभय ने सबसे पहले अपने बैठने का तरीका ठीक किया और अपने कपड़े ठीक किए। उसका गोल मटोल छोटा चेहरा सख्त था, और उसकी बड़ी काली आंखें अभिमन्यु को घूर रही थीं। वह बहुत गंभीर था, और उसके छोटे गाल टमाटर की तरह फूले हुए थे। अंकल,
आप मुझे बहुत गुस्सा दिला रहे हो। आप मेरे सामने मेरी माँ के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि मेरी माँ का यह होनहार बेटा मर चुका है? अभय ने अपने शब्दों को गुस्से से चबाते हुए कहा। अभिमन्यु ने अपना सिर उठाया और अपने सामने बैठे छोटे खरगोश को देखा जिसका चेहरा गुस्से से खुला हुआ था। अभिमन्यु को अभय का ये रूप काफी इंटरेस्टिंग लगा और वह इंटरेस्ट के साथ अभय को देखने लगा। रेस्टोरेंट के बाहर सड़क पर एक कतार पर एक से बढ़कर एक महंगी गाड़ियां खड़ी थी जो देखने से साफ पता चल रहा था कि वह किसी मामूली इंसान की बिल्कुल नहीं होगी। लोग हैरानी से अपने घर से बाहर निकाल कर उनका की करो को देख रहे थे और त्रिशा के रेस्टोरेंट की तरफ इशारा करके अपने आप में ही बातें कर रहे थे। अब आगे बाहर कोलाहल मचा हुआ था कि आखिर इस छोटे से रेस्टोरेंट में इतना बड़ा आदमी क्या करने आया है? क्या यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है? वही रेस्टोरेंट के अंदर का माहौल बिल्कुल ही अलग था। एक छोटा सा चूहा अपने सामने बैठे शेर को गुस्से से घूर रहा था। जैसे ही अभय ने बोलना समाप्त किया, वो गुंडों के ग्रुप जो झुके हुए थे और जमीन को साफ करने की कोशिश कर रहे थे, वे जमीन पर गिर पड़े। वो काफी डर गए थे। अभी कुछ देर पहले इस आदमी ने उन्हें इतनी भयंकर तरीके से पीटा था कि वह अब ठीक से ना तो चल पा रहे थे और ना ही बैठ पा रहे थे, और वही है छोटा सा बच्चा इस खतरनाक आदमी को गुस्से से घूरने की हिम्मत कर रहा था। अभिमन्यु के बॉडीगार्ड्स ने यह सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश की कि उनके बिना भाव वाले चेहरे न फटें। यह नन्हा शैतान आज पूरी तैयारी करके आया है उन्हें मरवाने की। जब शेर सोया हुआ है तो उसे जगाने की क्या जरूरत है? लेकिन वह लोग पहले भी अभिमन्यु और अभय की कन्वर्सेशन सुन चुके थे, इसलिए वह डर के साथ थोड़ा सा रिलैक्स भी थे कि शायद इस बच्चे में कोई खास बात है, इसलिए अभिमन्यु इस पर गुस्सा नहीं करता है तो इस बार भी वह इस बच्चे की बचकानी बातों पर ध्यान नहीं देगा। वही अभय बहुत गंभीर था, लेकिन जितना ज्यादा वह सख्त और गुस्से में दिखने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा वह लोगों को बहुत प्यारा लग रहा था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा एक बड़े भूखे भेड़िए पर चिल्ला रहा है? यह तो सुनने में ही काफी अटपटा है, पर सामने का दृश्य बिल्कुल वैसा ही दिखाई दे रहा था। अभय वाकई गुस्से में था। अभिमन्यु को लगा कि यह छोटा सा बच्चा वाकई दिलचस्प है। अभिमन्यु के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। उसके सुंदर हाथों में वह पानी ग्लास था जो त्रिशा ने उसके लिए निकला था। उसने कुछ नहीं कहा, नहीं वह नाराज था। वह सिर्फ खामोशी से मसालेदार स्पाइसी पनीर टिक्का को देखकर मुस्कुराया। बोलो, अभय ने अपने छोटे से हाथ को मेज पर जोर से पटक दिया। अभिमन्यु के चेहरे की मुस्कुराहट को देखकर अभय का दिमाग घूम गया था। उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। शुरू में अभय ने सोचा था कि अगर अभिमन्यु उसके अभी मानदंडों पर खरा उतरता था, तो वह अपनी मां को उसके पास भेज देगा। अभय को अपनी मां की रक्षा के लिए अभिमन्यु की कैपेबिलिटी पर पूरा विश्वास था। लेकिन अभी उसने अभिमन्यु को त्रिशा के इतने करीब देखा कर था। वह बहुत गुस्से में था। अभय को महसूस हो रहा था जैसे कि उसकी प्यारी बेटी को कोई गुंडा छेड़ रहा है। उसका पिता उस गुंडे को मार डालना चाहता था। What do you want me to say? तुम मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? कोष्टक, क्या तुम यह चाहते हो कि मैं स्वीकार करूं कि मैं तुम्हारी मां के साथ फ्लर्ट कर रहा था? उद्धरण चिन्ह। तो तुम सही हो। अभिमन्यु ने सहमति जताई। अभिमन्यु के चेहरे पर अभी एविल स्माइल थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अभय को चिढ़ा रहा हो। अच्छा, तो तुम अब यह स्वीकार कर रहे हो? अभय ने गुस्से से अपने दांतों को चबाते हुए अभिमन्यु को बीच में टोका। अभिमन्यु अपनी एक आईब्रो उठा आई और कहा, क्या तुमने अभी कुछ देर पहले नहीं कहा कि तुम अपनी मां के होनहार बेटे हो? मुझे लगता है तुम्हें सब कुछ पहले से ही समझ जाना चाहिए था।
अभिमन्यु को अभय के चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े ही क्यूट लग रहे थे और वह अभय को और ज्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा था। उसे यह सब बड़ा दिलचस्प लग रहा था। अभय ने अपना छोटा सा मुंह खोला और उसकी बड़ी काली आंखें गुस्से से चमक उठी। ऐसा लग रहा था कि वह फिर से अपने घटिया पिता के जाल में फंस गया है। ओह, यह मेरा कंजूस पिता एक लोमड़ी की तरह चालाक है। अभय ने कांपते हाथों से अभिमन्यु की ओर इशारा किया। तुम। अभिमन्यु ने हाथ बढ़ाया और अभय के गोल मटोल छोटे हाथ के पंजे को दबाया। अच्छा तो, तुम अब मेरे बारे में क्या सोचते हो? अभिमन्यु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, और उसके चश्मे के पीछे उसकी आंखें मुस्कान से लहरा रही थी। वह मजाक नहीं कर रहा था, बल्कि वह काफी गंभीरता से पूछ रहा था। अभय ने अपने छोटे छोटे पंजे बाहर निकाले। गुस्से के कारण उसका गोरा और कोमल चेहरा थोड़ा गुलाबी हो गया था, जिससे वह और भी प्यारा लग रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी अंकल कि आपकी मोटी आईब्रो और बड़ी आंखों के पीछे एक बेहद शातिर इंसान छुपा है, जिनके विचार वास्तव में बहुत बुरे और घटिया हैं। मैंने वास्तव में आपको गलत समझा। क्या आप मुझे हवा समझते हो? जब तक मैं अपनी माँ के आसपास रहूंगा, इसके बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें तुच्छ नहीं समझता। अभिमन्यु के शब्द न तो हल्के थे और न ही भारी। अभिमन्यु ने अभय के शब्दों को इग्नोर करके खुद का ही आंसर दिया। तुच्छ किसी को खुद से कम समझना। तुमने क्या कहा? अभय का चेहरा सख्त हो गया था। मैं तुम्हें तुच्छ नहीं समझता, तो क्या तुम सहमत हो? अभिमन्यु ने आराम से दोहराया। अभय का गोल मटोल चेहरा कांपने लगा। वह सीधा बैठ गया, अपनी बाहें क्रॉस की, और एक एक शब्द बोला, इसके बारे में सोचना भी मत। मैं सहमत नहीं हूँ। अभय को लगा कि मौजूदा अभिमन्यु बहुत तुच्छ है। अस्पताल में उसने जो अच्छा इंप्रेशन डाला था, वह सब अभिमन्यु ने खुद ही बर्बाद कर दिया था। मैं आपको अपनी माँ के आसपास भी भटकने नहीं दूंगा। आप सच में बहुत ज्यादा धूर्त इंसान हो। अभिमन्यु जोर से हंस और फिर अपना सिर हिलाया। यह थोड़ा अफसोस की बात है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। खैर, बाकी बातें हम कल करेंगे। फिर अभिमन्यु खड़ा हो गया और अभय की आंखों में देखते हुए कहा, अपनी माँ को बता देना कि कल मैं तुमसे फिर मिलने आऊंगा, ताकि वह आज की तरह कल परेशान ना हो। ऐसा कहने के बाद अभिमन्यु ने हाथ बढ़ाकर अभय के सिल्की बालों को सहलाया। अभय भड़क उठा, कल कौन तुमसे मिलना चाहता है? आह, क्या तुम मेरे बाल बिगाड़ बंद करोगे? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। अभय ने अपने बालों को ठीक करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका चेहरा उतर गया। उसका बायां गाल दबा हुआ था, और ऊपर से एक आवाज आई जिसने उसके गुस्से को उबालने पर मजबूर कर दिया। वजन कम करने का समय आ गया है। अभय, यह क्या बकवास है? अभिमन्यु ने एक नजर किचन की ओर देखा और फिर वह से जाने के लिए मुड़ा। बॉडीगार्ड्स ने उन लोगों की तरफ देखा जो अभी भी नीचे बैठकर पोछा लगा रहे थे और फिर उन्हें अपनी कड़क आवाज में कहा, बाहर आओ। उन गुंडों के ग्रुप ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। वे तुरंत उठ खड़े हुए और नंगे पैर चलने लगे। वे लड़खड़ा रहे थे और दर्द से कराह रहे थे। उन्होंने मसालेदार पनीर टिक्का पर एक नजर डाली और जल्दी से उन बॉडीगार्ड्स के पीछे चले गए। रात के आसमान के नीचे अभिमन्यु सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। अभिमन्यु थोड़ा सा अपनी गाड़ी पर झुका हुआ था। उसने अपने एक पैर को पीछे कर पर टिका रखा था। उसकी पर्सनैलिटी एकदम सख्त थी, पर वह देखने में वह किसी मॉडल की तरह बेहद सेक्सी और सेडिक्टिव लग रहा था। जब कार अभिमन्यु के पास से गुजर रही थी, जिससे कार की हेडलाइट सीधा उसकी आंखों पर पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखों की पुतलियां चमक रही थी, पर उन आंखों की चमक में बेहिसाब ठंडापन था, जिससे आसपास का वातावरण भी ठंडा हो गया था।
हालांकि सुंदर और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होने के बावजूद वह किसी नर्क के राजा की तरह लग रहा था। बेहद क्रूएल और निर्दय। क्या तुम्हारा भाई वाकई अस्पताल में है? एक भारी और शरीर को कपा देने वाली आवाज चारों तरफ गूंज गई। गुंडों के ग्रुप के सभी लोग अभिमन्यु की रूह को कपा देने वाली आवाज को सुनकर उसके के सामने झुके हुए थे। वे नंगे पैर थे और उनके पैरों के तलवे घायल थे। वे ठंडी, कीचड़ से भरी, छोटे कंकड़ से भरी जमीन पर खड़े थे। दर्द बहुत भयानक था, लेकिन किसी ने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने थोड़ी सी भी आवाज निकालने की हिम्मत की, तो सामने वाला व्यक्ति आपको और भी ज्यादा दर्द देगा। गुंडों के ग्रुप का नेता डर से कांप उठा और बोला, नहीं, 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 सर, यह सब बकवास है। फूड पॉइजनिंग जैसी कोई बात नहीं है। दरअसल बात इतनी सी थी कि हमें पता चला था कि उसे रेस्टोरेंट का जो मालिक है वह एक लड़की है, और वह बच्चे के साथ अकेली थी, इसलिए तो हम लोगों ने मिलकर रेस्टोरेंट के मालिक को धमकाने के बारे में सोचा और मैं कुछ पैसे ऐंठना चाह। अंधेरे में भी अभिमन्यु की नजरें उस पर टिकी थी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने अभी तक सिर्फ आधा सच्ची कहा है? बोलो, तुम्हारा असली इरादा क्या था? अभिमन्यु ने एक रुमाल निकाला और धीरे धीरे अपनी उंगलियों पर जो थोड़ी सी एंटीसेप्टिक क्रीम त्रिशा की उंगलियों में लगाते वक्त लग गई थी, उसे साफ करने लगा। उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी, पर उसकी आवाज में कहीं से भी कोई भी अधीरता नहीं थी। वह काफी निश्चिंत लग रहा था। हालांकि उन गुंडों के ग्रुप को पता था कि भले ही यह भक्ति अभी कोई जल्दबाजी नहीं देख रहा, लेकिन उन्हें फिर भी अपने दिल में बेहद डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अभिमन्यु के तरीके कितने भयंकर है। जो गुंडे सबसे आगे अभिमन्यु से भिड़े थे, वे रोने वाले थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो, जिससे वह भयभीत होकर कांप रहे हों। वाकई और कुछ नहीं था, सर। अभिमन्यु मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि तुम सच में मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। कितना अफसोस की बात है कि तुमने अपनी जान बचाने का वह मौका गवा दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। अभिमन्यु की मुस्कुराहट और ज्यादा खतरनाक हो गई थी। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 43। चैप्टर -43। कल रेस्टोरेंट खुलने से पहले उसकी मरम्मत हो जाएगी। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक बोलो, तुम्हारा असली इरादा क्या था? अभिमन्यु ने एक रुमाल निकाला और धीरे धीरे अपनी उंगलियों पर जो थोड़ी सी एंटीसेप्टिक क्रीम त्रिशा की उंगलियों में लगाते वक्त लग गई थी, उसे साफ करने लगा। उसकी आवाज ठंडी और कठोर थी, पर उसकी आवाज में कहीं से भी कोई भी अधीरता नहीं थी। वह काफी निश्चिंत लग रहा था। हालांकि उन गुंडों के ग्रुप को पता था कि भले ही यह भक्ति अभी कोई जल्दबाजी नहीं देख रहा, लेकिन उन्हें फिर भी अपने दिल में बेहद डर लग रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अभिमन्यु के तरीके कितने भयंकर है। जो गुंडे सबसे आगे अभिमन्यु से भिड़े थे, वे रोने वाले थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई बहुत बड़ा पहाड़ उन पर दबाव डाल रहा हो, जिससे वह भयभीत होकर कांप रहे हों। वाकई और कुछ नहीं था, सर। अभिमन्यु मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि तुम सच में मुझे कुछ बताना नहीं चाहते। कितना अफसोस की बात है कि तुमने अपनी जान बचाने का वह मौका गवा दिया जो मैंने तुम्हें दिया था। अभिमन्यु की मुस्कुराहट और ज्यादा खतरनाक हो गई थी। अब आगे गुंडों के ग्रुप ने जब अभिमन्यु के शब्दों को सुना तो उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में कंपन सा महसूस हुआ। क्या मतलब था कि हमने अपनी जान बचाने का मौका गवा दिया? क्या वह सीधे तौर पर हमें बता रहा है कि वह हमें मारना चाहता है? यह सोचते ही गुंडों के ग्रुप में से कुछ लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह अभिमन्यु के पैरों में गिर पड़े। सर, वाकई
और कुछ नहीं था। हम भी अंधे हो गए थे। हाँ, हम अंधे थे। हमसे गलती हो गई, हमें इस रेस्टोरेंट में नहीं आना चाहिए था। हम आपसे वादा करते हैं, हम दोबारा इस रेस्टोरेंट की तरफ कभी आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज सर, आप महानता दिखाएं और इस बार हमें छोड़ दें। चिंता न करें, हम दुकान में हुए सभी नुकसानों के लिए दोगुना मुआवजा देंगे। हम कल सुबह ही रेस्टोरेंट में हुए सभी नुकसान की भरपाई कर देंगे। अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी आस्तीनें ठीक की। गुंडों के ग्रुप के लीडर को ठंडा पसीना आ गया। वह दर्द में था और डर भी रहा था। अभिमन्यु की चुप्पी का मतलब था कि उनकी गर्दन पर लटका चाकू अभी भी वहीं था। गुंडों के ग्रुप के लीडर को पीछे खड़े उसके एक आदमी ने उसे धीरे से याद दिलाया, हमने रेस्टोरेंट के बाकी हिस्सों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, इससे वहां मरम्मत की जरूरत पड़ सकती है। गुंडों के ग्रुप के लीडर ने कहा, मरम्मत? ठीक है, हम रेस्टोरेंट की मरम्मत भी करवा देंगे। इससे रेस्टोरेंट के खुलने में काफी देरी हो सकती है और रेस्टोरेंट के मालिक को काफी नुकसान पहुंच सकता है। अभिमन्यु ने शांति से कहा, लेकिन उसका अंदाज अभी भी बहुत ठंडा था। गुंडों के ग्रुप के लीडर ने बार बार अपना हाथ हिलाया। नहीं, नहीं, हम निश्चित रूप से रेस्टोरेंट के व्यापार में देरी नहीं करेंगे। कल रेस्टोरेंट खुलने से पहले उसकी मरम्मत हो जाएगी। हम अपनी पूरी जान लगा कर कोशिश करेंगे। मैं इस मामले को रेस्टोरेंट के व्यापार पर असर नहीं पड़ने दूंगा। कल मैं सुबह होते ही सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। अभिमन्यु ने एक बॉडीगार्ड्स का नाम पुकारा। मार्क, मेरे पीछे आओ। यस सर। अभिमन्यु चलते चलते रुक गया और फिर मार्क को इंस्ट्रक्शन दिया, इन लोगों पर कड़ी नजर रखो और ध्यान रखो कि यह लोग समय पर अपना काम पूरा करें। अगर इन्होंने थोड़ी सी भी देर की तो तुम इस समय इन लोगों के हाथ पैर को तोड़ देना। यह कहने के बाद अभिमन्यु एक बार फिर पीछे मुड़ गया और जाने के लिए तैयार हो गया। मार्क ने अपना सिर हिलाया और कहा, जी सर, आपने जैसा कहा है वैसा हो जाएगा। गुंडों के ग्रुप ने जब अभिमन्यु के जाते हुए शब्दों को सुना तो डर के वह थोड़ी दो कदम मार्क से दूर खड़े हो गए। पर जब उन लोगों ने सुना कि अभिमन्यु जा रहा है, तो उनके दिल को थोड़ा सुकून मिला। आखिरकार दबाव जो काफी देर से वह महसूस कर रहे थे उससे वह मुक्त हो चुके हैं और अब वह खुली हवा में सांस ले सकते थे। तो वे लगभग खुशी के आंसू रो पड़े। धन्यवाद सर, आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। हम निश्चित रूप से इसे ठीक कर देंगे। ऐसा कहने के बाद उन्हें जमीन पर पड़ी गंदगी की कोई परवाह नहीं थी। उन्हें अपने पैरों में दर्द की कोई परवाह नहीं थी और वे भागना चाहते थे। हालांकि उन्होंने अभी एक कदम ही उठाया था कि उन्हें पीछे से एक बार फिर अभिमन्यु की आवाज सुनाई दी। यह एक ठंडे अभिशाप की तरह था जिसने उनकी आत्मा और मन को झकझोर दिया। वापस जाओ और उस व्यक्ति से कहो जिसने तुम्हें यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए भेजा है कि जब मेरे पास समय होगा तो मैं बदले में एक उपहार भेजूंगा। अभिमन्यु बेहद आराम से यह शब्द कहे थे, लेकिन उसके शब्दों में बर्फ जितनी सख्ती थी। अभिमन्यु को विश्वास नहीं था कि यह मामला इतना सरल होगा। उसके मन में लोगों के प्रति बहुत दया नहीं थी, इसलिए उसने हमेशा लोगों को बहुत घृणा की नजरों से देखते थे और ज्यादातर लोगों से अपना दुश्मन ही समझते थे। और इतने साल बिजनेस वर्ल्ड में रहने के बाद अभिमन्यु भी दूध का धुला नहीं था, इसलिए वह लोगों से वैसा ही डील करता था जैसे सामने वाले की मानसिकता होती थी। हालांकि अभिमन्यु काफी जिद्दी और कठोर स्वभाव का था, इसलिए वह लोगों के प्रति कभी भी नर्म नहीं रहा। वह हमेशा एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी वाला इंसान हमेशा से रहा था। तिवारी परिवार की छोटी सा यह रेस्टोरेंट कई सालों से इस पुरानी गली में थी। रेस्टोरेंट ठीक ठाक चलती थी, लेकिन इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं चलती थी कि लोग इस पर अपनी बुरी नजर डालें। बस गुजरे के लिए त्रिशा यहाँ से कम लिया करती थी।
कभी कभी छोटी मोटी परेशानी होती थी, लेकिन यह तृषा के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वह इसे आसानी से सॉल्व कर लेती थी। इन गुंडों के यहाँ आने का कारण स्पष्ट रूप से केवल पैसे के लिए नहीं लग रहा था। दरअसल वह लोग इस रेस्टोरेंट को जबरदस्ती बंद करवाने के लिए आए थे ताकि दोबारा यह रेस्टोरेंट खुला ना सके। लेकिन इन गली के गुंडों का रेस्टोरेंट को बंद करवाने से क्या फायदा होगा? इनका तो फायदा ऐसे रेस्टोरेंट के खुले रहने से है ताकि वह अपना हफ्ता वसूल सके। फिर अगर वह रेस्टोरेंट बंद करवा देते तो यह तो उनका खुद का ही नुकसान होता। यह काफी स्पष्ट था कि उनके पीछे कोई और था। अभिमन्यु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये लोग कुछ कहते हैं या नहीं, वह पता लगा ही लेगा। गुंडे यह कहना चाहते थे कि उनके पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अभिमन्यु का खतरनाक ऑरा देखा तो वे कांप उठे और एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे निराश होकर भाग गए। उन्हें इस बात का इतना पछतावा हुआ कि वे यहाँ के जाने माने गुंडे थे, लेकिन आज वह लगभग मर ही गए थे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें आसानी से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वे लगभग अपनी जान गंवा बैठे। उन लोगों के भाग जाने के बाद तिवारी परिवार का छोटा रेस्टोरेंट का प्रवेश द्वार फिर से शांत हो गया। आसपास के लोग और वहां के दुकानदारों ने बड़े ध्यान से इस दृश्य को देखा, और जब उन्होंने महसूस किया कि अभिमन्यु कितना खतरनाक और भयावह है तो वह लोग डरकर तुरंत कांप उठे और अपने घर के अंदर चले गए। उन्होंने दोबारा अपने घर से निकालकर सामने के नजारे को देखने की हिम्मत नहीं की। अभिमन्यु ने दुकान की ओर देखा। तृषा अभी तक बाहर नहीं आई थी। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ा और सर झुकाकर अभिमन्यु के सामने खड़ा हो गया। अभिमन्यु ने गेट को देखते हुए एक हल्की सी आह भरी और फिर कहा, चलो चलें। सड़क पार करने के बाद बॉडीगार्ड्स ने कार का दरवाजा पहले ही खोल दिया। अब बढ़ते हैं चैप्टर 44 की तरफ। चैप्टर -44। क्या तुम मेरे लिए सौतेला पिता ढूंढने की कोशिश कर रही हो? हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक उन्हें इस बात का इतना पछतावा हुआ कि वे यहाँ के जाने माने गुंडे थे, लेकिन आज वह लगभग मर ही गए थे। उन्होंने सोचा था कि उन्हें आसानी से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन वे लगभग अपनी जान गंवा बैठे। उन लोगों के भाग जाने के बाद तिवारी परिवार का छोटा रेस्टोरेंट का प्रवेश द्वार फिर से शांत हो गया। आसपास के लोग और वहां के दुकानदारों ने बड़े ध्यान से इस दृश्य को देखा, और जब उन्होंने महसूस किया कि अभिमन्यु कितना खतरनाक और भयावह है तो वह लोग डरकर तुरंत कांप उठे और अपने घर के अंदर चले गए। उन्होंने दोबारा अपने घर से निकालकर सामने के नजारे को देखने की हिम्मत नहीं की। अभिमन्यु ने दुकान की ओर देखा। तृषा अभी तक बाहर नहीं आई थी। बॉडीगार्ड्स आगे बढ़ा और सर झुकाकर अभिमन्यु के सामने खड़ा हो गया। अभिमन्यु ने गेट को देखते हुए एक हल्की सी आह भरी और फिर कहा, चलो चलें। सड़क पार करने के बाद बॉडीगार्ड्स ने कार का दरवाजा पहले ही खोल दिया। अब आगे अभिमन्यु नीचे झुका और कार में बैठने ही वाला था कि उसने अपने कानों में एक प्यारी और मीठी सी आवाज सुनी, रुको अंकल रुको। यह आवाज सुनकर अभिमन्यु ने नाराजगी से भौहें सिकुड़ी। वह सीधा हुआ और पीछे मुड़ा तो देखा कि अभय रेस्टोरेंट के दरवाजे से बाहर भाग रहा था और एक कार स्पीड में उसके पास से निकल गई। अभिमन्यु की आंखें काली में बिजली सी कौंध गई और उसका चेहरा काला पड़ गया। वह तेजी से दौड़ा और सड़क के बीच में अभय को उठा लिया। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सड़क पार करते समय सावधान रहने के लिए नहीं कहा था? अभिमन्यु ने अभय को लगभग गुस्से से डांटे हुए कहा। अभय ने अपना सिर उठाया और अभिमन्यु की आंखों में देखने लगा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और बचकानी आवाज में कहा, ये 500 रुपए। चूंकि आप यहाँ पहली बार आए हो, इसलिए मैं आपको 100 रुपए की छूट दूंगा।
लेकिन अभी भी 400 रुपए बचे हुए हैं, उसे आप कब वापस करने वाले हो? अभिमन्यु ने अपनी आंखों को छोटा करके अभय को घूरा, पर उसने अभय की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर कि अभिमन्यु भी चुप था, अभय ने मुंह बनाया। अंकल, आप इन महंगे कपड़ों से काफी शरीफ घर के लग रहे हैं। क्या आप खाना खाकर भागना चाह रहे हो? हाँ, अभिमन्यु के पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स में से एक जोर से हंसा पड़ा। अभिमन्यु धीरे से मुड़ा। बॉडीगार्ड्स इतना डर गया कि उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। हे भगवान, मैं यह मौत के देवता के निगाहों में कैसे आ गया? ओ गॉड, प्लीज ऐसी गलती कभी नहीं दोहराऊंगा, अभी प्लीज इस नरक के देवता से मुझे बचा लेना। बॉडीगार्ड ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। अभिमन्यु को लगा कि इस बच्चे के साथ उसकी समस्या और बढ़ गई है। मैं इसे कल तुम्हें दे दूंगा, अभिमन्यु ने शांति से जवाब दिया। अभय ने अपने कमर पर हाथ रख, उसका गोल मटोल चेहरा फूला हुआ था और उसकी गोल और बड़ी आंखें चमक रही थी। अंकल, एक नज़र में कोई भी यह बता सकता है कि आप एक अमीर इंसान हो और आपके पास पैसे की कमी नहीं है। लेकिन हमारी दुकान कम बजट में चल रही है। हम वास्तव में आपको मुफ्त में खाने नहीं दे सकते, इसलिए कोई बहाना मत बनाओ, पैसे चुकाओ। अभिमन्यु ने आह भरी और बॉडीगार्ड की ओर देखने के लिए मुड़ा। बॉडीगार्ड, जिसे मौत ने घूरा हुआ था, ने अपने बटुए से 500 रुपए निकाले और सावधानी से उसे सौंप दिया। तुम इसे अच्छी तरह से पकड़ो। उसने अभय तुरंत अपनी जेब से कुछ नोट निकाले। यह रहा 100 रुपए का चेंज। बॉडीगार्ड्स ने चुप अभिमन्यु की ओर देखा और फिर अपने हाथों को आगे बढ़कर अभय के छोटे गोल मटोल हाथों से पैसे ले लिए। धन्यवाद, बॉडीगार्ड ने अपना सर झुकाया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद अंकल। इस बार अभय ने अंकल शब्द पर थोड़ा जोर देकर लंबा खींचते हुए कहा था। अभिमन्यु अभय के अंकल शब्द पर जोर दिए जाने पर थोड़ा सिकुड़ गया। उसके सुंदर चेहरे पर निराशा की झलकी दिखाई देने लगी और वह थोड़ा निराश होकर अभय की ओर देख रहा था। फिर अभय ने आह भरी और निराश अभिमन्यु को देखकर बूढ़े पिता की तरह अपना सिर हिलाया। अंकल, आज आपके प्रदर्शन ने मुझे बहुत निराश कर दिया है। आपने मेरी नज़रों में जो पहले अच्छी छवि बनाई थी वह अब खो दी है। यह कहने के बाद अभय गर्व से मुड़ा और दुकान में वापस भाग गया। बॉडीगार्ड्स ने सड़क पर अकेले खड़े अपने मालिक को देखा और अचानक उसे थोड़ा दिल में दर्द महसूस हुआ। यह क्या हो रहा था? यह छोटा सा बच्चा निश्चित रूप से सबसे चालाक खरगोश था। उन्होंने इससे पहले अभय के जितना चालाक बच्चा नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद बॉडीगार्ड्स फुसफुसाया, सर। अभिमन्यु ने आखिरकार छोटे से रेस्तरां में एक सुंदर सी आकृति देखी। वह त्रिशा थी जो गेट पर खड़े होकर अभय का इंतजार कर रही थी। त्रिशा को देखते हुए स्ट्रीट लैंप की मंद पीली रोशनी अभिमन्यु की आंखों में थोड़ी गर्माहट भर रही थी। अभिमन्यु ने थोड़ी देर तक त्रिशा को यूं ही प्यार से देखा। इसके बाद बॉडीगार्ड की तरफ मुड़कर उससे कहा, चलो वापस चलते हैं। बॉडीगार्ड ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। अभिमन्यु कार में बैठ गया और उसके बाद एक एक करके सभी लग्जरी कार वहां से चली गई। पीछे खड़ी त्रिशा ने जब सड़क के किनारे खड़ी कुछ लग्जरी कारों को देखा जो टूटी फूटी पुरानी सड़क के साथ फिट नहीं बैठ रही थी, तो त्रिशा ने राहत की सांस ली। त्रिशा इस समय तनाव में थी। अभिमन्यु के जाने के बाद त्रिशा आखिरकार शांत हो गई। उसके पैर कमजोर हो गए और वह स्टूल पर बैठ गई। अभिमन्यु का अचानक प्रकट होना अजीब था। तो क्या उसने उसे पहचाना? देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन फिर भी त्रिशा अंदर से डरी हुई थी। अभिमन्यु का उसके सामने आना ही त्रिशा के पूरे शरीर को कांपने पर मजबूर कर देता है। वह तो शुक्र है कि उसने मास्क पहने हुआ था, नहीं तो आज उसका भेद खुल ही गया होता।
अभय ने जो पैसे प्राप्त किए थे उन्हें दराज में रख दिया। जब पीछे मुड़ा तो उसके सामने तृषा का डर से पिलपड़ा हुआ चेहरा नजर आया। उसने अपने दिल में फिर से अपने घटिया पिता को कोसा। देखो उसकी माँ कितनी डरी हुई थी। उसने मुश्किल से एक कप गर्म पानी डाला और सावधानी से उसे तृषा के पास ले आया। मम्मी, पानी। तृषा को होश आया। जब उसने अभय को देखा तो उसकी आंखें अचानक लाला हो गईं। वह छोटी थी, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसके अनुभवों को उतार चढ़ाव वाला कहा जा सकता है। उसे सिंघानिया परिवार से अपने बायोलॉजिकल माता पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इस दुनिया में वह सिर्फ अभय को जानती थी जो उसके खून से जुड़ा हुआ था। यही उसकी किस्मत थी कि उसके पास अभी भी अभय था। अभय को पता था कि तृषा परेशान है, लेकिन उसने उसे सीधे दिलासा नहीं दिया। इसके बजाय उसने यह दिखावा किया कि उसे तृषा का परेशान चेहरा नहीं दिख रहा है और तृषा के पैरों पर चढ़ गया और उसकी बाहों में समा गया। माँ, मैं आपको बता दूं, वो अंकल, उसके अच्छे कपड़े देखकर मूर्ख मत बनो। मुझे वाकई उम्मीद नहीं थी कि वह खाना खाकर भाग जाएगा। वह भले ही दिखने में काफी अच्छा दिखता हो, लेकिन वह स्वभाव से दरअसल इतना अच्छा है नहीं, वह एक चालाक लोमड़ी की तरह है। सौभाग्य से मैंने पहले ही देख लिया था कि पैसे में कुछ गड़बड़ी है। अभय ने एक बूढ़े पिता की तरह तृषा को सब कुछ समझाया। अभय की बचकानी आवाज सुनकर तृषा के दिल में अचानक जो चिंता अंबार लगा हुआ था, उनमें से कई एक पल में दूर हो गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और अभय के गोल मटोल गाल को चूमा। हाँ, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। अभय का चेहरा अचानक लाल हो गया। अरे, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। वह तृषा की बाहों में सिमट गया। तृषा दीदी, क्या हम अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे? खुशी पैकिंग करके बाहर आया। तृषा ने अपने छोटे से हाथ से अभय के गालों को दबाया। खुला है, क्यों नहीं? खुशी तृषा के पास गई और बोली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम यह दुकान खोलना क्यों नहीं बंद कर देती? मेरे माता पिता सही कह रहे हैं। तुम अभी भी जवान हो। तुम्हें कोई पति ढूंढ लेना चाहिए। नहीं तो आज की तरह हमेशा ही तुम्हें एक अकेली लड़की समझकर लोग परेशान करने आते रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तुम पहले जा सकती हो, तृषा ने ठंडे स्वर में उसे बीच में टोका। खुशी ने थोड़ा दुखी होकर मुंह बनाया। अभय ने खुशी को ठंडे स्वर में देखा और उसने अपना एप्रन नीचे फेंका और उसे गुस्से से कहा, क्या तुम मेरे लिए सौतेला पिता ढूंढने की कोशिश कर रही हो? और इसी के साथ चैप्टर 45 शुरू होता है। चैप्टर -45 अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक सूटेबल दामाद खोजने की कोशिश कर रहा है। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक अभय ने एक बूढ़े पिता की तरह तृषा को सब कुछ समझाया। अभय की बचकानी आवाज सुनकर तृषा के दिल में अचानक जो चिंता अंबार लगा हुआ था, उनमें से कई एक पल में दूर हो गईं। उसने अपना सिर नीचे किया और अभय के गोल मटोल गाल को चूमा। हाँ, मेरा बेटा सबसे अच्छा है। अभय का चेहरा अचानक लाल हो गया। अरे, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। वह तृषा की बाहों में सिमट गया। तृषा दीदी, क्या हम अपना रेस्टोरेंट ओपन करेंगे? खुशी पैकिंग करके बाहर आया। तृषा ने अपने छोटे से हाथ से अभय के गालों को दबाया। खुला है, क्यों नहीं? खुशी तृषा के पास गई और बोली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम यह दुकान खोलना क्यों नहीं बंद कर देती? मेरे माता पिता सही कह रहे हैं। तुम अभी भी जवान हो। तुम्हें कोई पति ढूंढ लेना चाहिए। नहीं तो आज की तरह हमेशा ही तुम्हें एक अकेली लड़की समझकर लोग परेशान करने आते रहेंगे। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, तुम पहले जा सकती हो,
त्रिशा ने ठंडे स्वर में उसे बीच में टोका। खुशी ने थोड़ा दुखी होकर मुंह बनाया। अभय ने खुशी को ठंडे स्वर में देखा और उसने अपना एप्रन नीचे फेंका और उसे गुस्से से कहा, क्या तुम मेरे लिए सौतेला पिता ढूंढने की कोशिश कर रही हो? अब आगे। खुशी ने भी अभय को घूरते हुए कहा, तो इसमें गलत क्या है? आखिर त्रिशा दीदी अभी काफी यंग है, तो उन्हें खुद के लिए एक अच्छे इंसान को ढूंढ लेना चाहिए। आखिरकार वह एक लड़की है, खुद की रक्षा इतने अच्छे से नहीं कर सकती। अगर उनके साथ कोई होगा तो वह उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रखेगा और उनका भी ख्याल रखेगा। अभय ने भी खुशी को घूरते हुए कहा, वह मेरी मम्मी है, उनका ख्याल मैं रख लूंगा। उनके बारे में सोचने के लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आपको देर हो रही है तो फिलहाल आपको यहाँ से जाना चाहिए। खुशी ने अभय को गुस्से से घूर और मुंह बनाते हुए बाहर चली गई। वही खुशी के जाने के बाद अभय ने त्रिशा की ओर देखा, जो उन दोनों की बातों को ठीक से सुन भी नहीं रही थी, वह तो कहीं और ही कोई हुई थी। अभय ने मन ही मन अभिमन्यु को कोसा और कहा, यह मेरा कंजूस पिता, मुझे तो अब इसके बारे में सीरियसली सोचना पड़ेगा। अब मैं और इस तरह टाइम को वेस्ट नहीं कर सकता। मेरी मम्मी बहुत भोली भाली है और मेरा कंजूस पिता बहुत ही चालाक है। मुझे कुछ बड़ा करना होगा, नहीं तो मेरा चालाक पिता जल्द ही बाजी मार जाएगा। जैसे ठीक अभिमन्यु वहां से चला गया, वह गुंडों का ग्रुप वापस रेस्टोरेंट के अंदर आ गया। हालांकि इस बार वे यहाँ परेशानी खड़ी करने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने रेस्टोरेंट का जो नुकसान किया था उसका कंपनसेशन करने के लिए आए थे। वे बहुत सारी मरम्मत सामग्री और लोगों को भी लाए थे। त्रिशा थोड़ी शौक और उलझन में था। होटल में वापस अभिमन्यु को राहुल का फोन आया। अभिमन्यु अंकल, आप कुछ समय से कोलकाता में हैं। आप कब वापस आ रहे हैं? अगले महीने। दादाजी का 70वां जन्मदिन। आपको वापस आना ही होगा, चाहे कुछ भी हो। अभिमन्यु ने तिवारी फैमिली रेस्टोरेंट के नाम का कार्ड अपने हाथ में लिया और हल्के से कहा, अब तुम भी बड़े हो गए हो, तुम्हें भी परिवार की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी। हर बार मैं हर एक चीज की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। और दादाजी के जन्मदिन की तैयारी करना कोई बड़ी बात भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम इसे काफी अच्छे से संभाल सकते हो। और मैं अभी कोलकाता में और कुछ दिन रहने वाला हूँ। यहाँ मुझे बिजनेस के कुछ इम्पोर्टेंट मैटर्स को सॉल्व करना है, जो मेरे बिना नहीं हो सकता। तो जिम्मेदार बनो और वहाँ के कुछ मामलों को हैंडल करो। जब मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा तो दिल्ली वापस आ जाऊंगा, तो मुझे बार बार फोन कॉल करके डिस्टर्ब करना बंद करो। इतना कहने के बाद अभिमन्यु ने बिना राहुल की कोई बात सुन फोन कॉल को वापस रख दिया। गुंडों ने त्रिशा को कॉम्पेंसेशन देने के लिए बहुत सारा पैसे निकाले। उन्होंने जो पैसे लिए थे वे उन चीजों की कीमत से 4 या 5 गुना ज्यादा थे, जिन्हें उन गुंडों के ग्रुप में तोड़ा था। प्लास्टिक के बैग में इतना सारा पैसा देखकर त्रिशा का मुंह खुला का खुला रह गया। त्रिशा जब से सिंघानिया परिवार से निकली थी तब उसने इतना पैसा नहीं देखा था। वह हैरान थी कि अभी कल यह गुंडे उसके छोटे से रेस्टोरेंट को बंद करवाने पर तुले हुए थे और आज वह उसे कॉम्पेंसेशन दे रहे हैं। सच में यह घोर कलयुग ही है। त्रिशा ने गहरी सांस लेकर उन गुंडों की तरफ देखा और कहा, मुझे केवल नहीं पैसा चाहिए, कितना मेरा नुकसान हुआ है। आप बाकी पैसा वापस ले सकते हैं। जिस गुंडे ने पहले दुकान को तोड़ा था वह इतना डरा हुआ था कि वह लगभग घुटनों के बल बैठकर त्रिशा के सामने माफी मांगने लगा। मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर ले। हम अपनी गलतियां जानते हैं। चिंता न करें, हम दोबारा आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। और अब से जब हम लोग आपके साथ होंगे तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी आदमी आपके रेस्टोरेंट में आकर कोई भी परेशानी खड़ी ना करे। बहुत देर हो रही है और काफी रात भी हो चुकी है।
आपके पास यह छोटा बच्चा भी है जिसकी देखभाल करते करते आप थक गए होंगे। आप जल्दी से वापस चले जाए। चिंता न करें। जब आप कल आएंगे, तो मैं आपकी दुकान को बिल्कुल नया बना दूंगा। गलत रेस्टोरेंट पर देखने का दोष हमारा है। हम ही मूर्ख थे जो बिना सोचे समझे आपके रेस्टोरेंट में आकर तोड़ फोड़ करने लगे। उद्धरण चिन्ह। प्लीज आप हमारे खिलाफ उन सर से कुछ मत कहिएगा, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। गुंडों का ग्रुप जो अपने क्रूएल कामों के लिए फेमस था, जिनसे यहाँ के सभी लोग डरते थे, वह आज त्रिशा के सामने छोटे बच्चों की तरह उसके सामने घुटने टेक कर माफी मांग रहे थे। कहीं ना कहीं त्रिशा भी समझ गई थी कि इन लोगों ने अपना घमंडी रवैया क्यों बदल दिया था। इसी वजह से त्रिशा और भी ज्यादा चिंतित थी। 5 साल बाद अभिमन्यु की हरकतें 5 साल पहले से भी ज्यादा क्रूर थीं। वह समय के साथ बहुत ही ज्यादा निर्दयी होता जा रहा था। त्रिशा ने टूटे बिखरे हुए सामान को देखा और फिर एक नजर गुंडों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। त्रिशा को अब समझ में आ गया था कि इसे आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। यह लोग पहले से ही काफी अभिमन्यु के खौफ के साए में जी रहे हैं, तो अब मुझे इनके लिए और परेशानी नहीं बढ़ानी चाहिए। हाँ, सही कहा। रात तो काफी हो गई थी। घर जाने, नहाने और सोने का समय हो गया है। ठीक है, फिर मैं यह जगह तुम लोगों के लिए छोड़ दूंगी। त्रिशा अभय के हाथ को पकड़ा और पलट कर जाने लगी। चिंता मत करो, इसे हमारे लिए छोड़ दो। हम इसे पहले से भी ज्यादा चमक देंगे। जल्दी करो और काम में लग जाओ। हमें सुबह तक में इसे एकदम पहले के जैसे साफ सुथरा बना देना है, गुंडे के ग्रुप के लीडर ने चिल्लाया। फिर उसने दूसरे की तरफ से देखते हुए कहा, जल्दी जाओ और बाजार से सब्जियां, पनीर और बाकी मसाले लेकर आओ। त्रिशा रेस्टोरेंट से बाहर चली गई, लेकिन बाहर जाते समय वह अभी भी उन लोगों की आवाजें सुन सकती थी। उसने अभय को कसकर पकड़ रखा था। उसके इमोशंस काफी जटिल थे। मम्मी, अभय ने ऊपर देखा और त्रिशा से पूछा, मुझे लगता है कि अभिमन्यु अंकल आज कुछ गलत करने वाले थे। मम्मी, वह अंकल मुझे सही इंसान नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है कि वह बाद में फिर से हमारे लिए परेशानी खड़ी करेंगे। मुझे उनकी नीयत सही नहीं लगती। वह किसी गलत इरादे से हमेशा मुझसे मिलने की कोशिश करते हैं। मम्मी, क्या आप मेरे लिए एक सौतेला पिता ढूंढोगी? त्रिशा ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिला दिया। मैं नहीं ढूंढूंगी। लेकिन क्यों? आपको ढूंढना चाहिए, आप अभी भी इतनी कैपेबल नहीं है। देखिए आज यह गुंडे कैसे अचानक से हमारे रेस्टोरेंट में आ गए और यहाँ तोड़ फोड़ करने लगे। अगर आपके पास कोई होगा जो आपका ख्याल रखे और आपकी सुरक्षा कर सके, तो फिर किसी की भी दोबारा हिम्मत नहीं होगी कि वह आपके पास आ सके और आपको नुकसान पहुंचा सके। अभय, क्या तुम बच्चे पागल हो गए हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जैसा तुम सोच रहे हो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। मेरे पास तुम हो उतना काफी है मुझे, और किसी की कोई जरूरत नहीं है। अभय ने गंभीर चेहरा बनाया और गंभीरता से कहा, मम्मी, आप बहुत जिद्दी हो। आपको अभी भी किसी को ढूंढना चाहिए। मैं तभी चैन से रह सकता हूँ जब कोई आपका ख्याल रखने वाला हो। मैं इस मामले पर नजर रखने में आपकी मदद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। त्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। ऐसा क्यों लग रहा था कि यह अपनी बेटी की देखभाल के लिए एक सूटेबल दामाद खोजने की कोशिश कर रहा है। अभय इस वक्त एक परेशान बूढ़े पिता की तरह लग रहा है, जो अपनी जवान खूबसूरत बेटी की शादी के लिए बेहद चिंतित हो, और उसे डर है कि अगर उसने समय पर अपनी बेटी के लिए एक सही लड़का नहीं ढूंढा तो उसकी खूबसूरत बेटी को कोई चुरा कर ले जाएगा। त्रिशा को अभय की क्यूट बातें और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर बहुत हंसी आ रही थी।
जोर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन फिलहाल अभय के गंभीर चेहरे को देखते हुए उसने अपने हंसी को कंट्रोल किया। उसने अभय के माथे पर एक उंगली से टैप करते हुए और कहा, ठीक है, फिर मम्मी इंतजार करेगी जब तक अभय उसके लिए एक सूटेबल हस्बैंड नहीं ढूंढ लेता। चिंता मत करो मम्मी, यह सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दो। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, मैं आपके लिए एक सबसे बेहतरीन इंसान ढूंढ लूंगा जो आपका हमेशा ख्याल रखे और आपसे बहुत प्यार भी करे। यह सब कहते वक्त अभय के चेहरे पर डिटर्मिनेशन साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसने सब कुछ पहले ही सोच लिया है कि उसे अब क्या करना है। फाइनली त्रिशा अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाए और वह जोर से हंस पड़ी। उसे अभय की बातें और उसके गोल मटोल फूले हुए गालों पर जो चिंता की लकीरें थी, इससे वह त्रिशा को और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। त्रिशा हंसते हुए झुककर अभय के प्यारे प्यारे गालों पर किस कर लिया और कहा, ठीक है, मुझे अभय पर पूरा भरोसा है और मैं यह सब तुम पर ही छोड़ता हूँ। अभय त्रिशा के किस किए जाने पर तुरंत शर्मा गया और शर्माते हुए उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। वही त्रिशा उसकी हरकतों को देखते हुए और भी ज्यादा हंसने लगी। रात के इस वक्त घड़ी में 10 बजे बज रहे थे। अभय पहले से ही खाना खाकर सो चुका था, लेकिन त्रिशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह आज के एक्सीडेंट को भुला नहीं पा रही थी, खास तौर पर अभिमन्यु का रेस्टोरेंट में आना और फिर उन गुंडों को इतनी बेरहमी से मारना। त्रिशा लेटे हुए करवटें बदलती जा रही थी, और जितना वह इसके बारे में सोचती, उतनी ही उलझन उसके मन को घेर रही थी। अब शुरू होता है चैप्टर 46। चैप्टर -46। आपको शुभकामनाएं। आप बच्चों और पोते पोतियों से भरपूर हो। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक यह सब कहते वक्त अभय के चेहरे पर डिटर्मिनेशन साफ दिखाई दे रही थी, जैसे कि उसने सब कुछ पहले ही सोच लिया है कि उसे अब क्या करना है। फाइनली त्रिशा अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाए और वह जोर से हंस पड़ी। उसे अभय की बातें और उसके गोल मटोल फूले हुए गालों पर जो चिंता की लकीरें थी, इससे वह त्रिशा को और भी ज्यादा प्यारा लग रहा था। त्रिशा हंसते हुए झुककर अभय के प्यारे प्यारे गालों पर किस कर लिया और कहा, ठीक है, मुझे अभय पर पूरा भरोसा है और मैं यह सब तुम पर ही छोड़ता हूँ। अभय त्रिशा के किस किए जाने पर तुरंत शर्मा गया और शर्माते हुए उसने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। वही त्रिशा उसकी हरकतों को देखते हुए और भी ज्यादा हंसने लगी। रात के इस वक्त घड़ी में 10 बजे बज रहे थे। अभय पहले से ही खाना खाकर सो चुका था, लेकिन त्रिशा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह आज के एक्सीडेंट को भुला नहीं पा रही थी, खास तौर पर अभिमन्यु का रेस्टोरेंट में आना और फिर उन गुंडों को इतनी बेरहमी से मारना। त्रिशा लेटे हुए करवटें बदलती जा रही थी, और जितना वह इसके बारे में सोचती, उतनी ही उलझन उसके मन को घेर रही थी। अब आगे लास्ट में जब त्रिशा से और रहा नहीं गया तो उसने अपना फोन निकाला और वाणी को एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा। वाणी, मुझे लगता है कि इस बार की ठंड संक्रमित हो चुकी है। मैं उस खूंखार अभिमन्यु रायजादा से टकरा चुकी हूँ, और वह पहले ही अभय से मिल चुका है। हालांकि उसने मेरा चेहरा नहीं देखा है, लेकिन मैं फिर भी बेचैन महसूस कर रही हूँ। त्रिशा जब दिल्ली से निकली थी, उसने तभी अपना फोन बंद करके फेंक दिया था, लेकिन उसने फेंकने से पहले वाणी का नंबर याद कर लिया था। शुक्र था कि वाणी ने इतने सालों में अपना फोन नंबर चेंज नहीं किया गया था, इसलिए अभय को जन्म देने के बाद त्रिशा ने चुपके से उससे संपर्क किया। हालांकि पिछले 5 सालों में उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, लेकिन त्रिशा ने उसे दूसरे नंबर से हमेशा मैसेज करती रही और उसे बात करती रही। शॉकिंग नाइट क्लब में वाणी बाथरूम में बैठी थी और उल्टी कर रही थी। उल्टी करने के बाद वाणी ने अपना मुंह धुला और तभी उसे त्रिशा का मैसेज अपने मोबाइल पर फ्लैश होता हुआ दिखाई दिया। उसने तुरंत मोबाइल उठाया और त्रिशा को जवाब दिया।
त्रिशा, अरे, यह अभिमन्यु राय ज्यादा वाकई एक जिद्दी इंसान है। जहां तक मुझे खबर मिली है उसके हिसाब से उसने इसे इन 5 सालों में कभी भी तुम्हें ढूंढना बंद नहीं किया। मुझे डर है कि अगर तुम उसके आसपास रही तो वह जल्द ही तुम्हें पहचान जाएगा। ठीक है, अभी मैं काम पर हूँ, जब मैं काम से घर आऊंगी तो तुम्हें फोन करूंगी। इसके बाद वाणी ने अपना फोन बंद कर दिया और वह लड़खड़ाती हुई बाथरूम से बाहर निकली और गलती से किसी से टकरा गई। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसने एक आवाज सुनी जिसने उसे बेहद निराश कर दिया। आह, मुझे चोट लग गई है, मुझे दर्द हो रहा है। तुम पागल लड़की ऐसी क्यों हो? वाणी ने अपना सिर उठाया और राहुल और रीमा को देखा। उसने अपने दिल में बहुत नफरत महसूस की। लानत है, यह दुनिया वाकई दुश्मनों के लिए छोटी है। जहां भी जाओ वह किसी भी हाल में आपसे टकरा ही जाएंगे। वाणी ने रीमा की तरफ देखा तक नहीं। उसने अपने लंबे लहराते बालों को झटक दिया और राहुल की तरफ देखकर मुस्कुराया। राहुल राय ज्यादा, तुम बहुत अंधे हो। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हें बचाए जाने की जरूरत नहीं है? तुम्हें सच में नहीं पता कि हर एक बेहतरीन पैकेज के अंदर अच्छा खाना नहीं मिलता है। अगर तुम अच्छे खाने की परख नहीं कर सकते तो तुम्हें सड़े हुए बदबूदार खाने से ही काम चलाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद वाणी ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ रीमा को दिखा। वाणी को शुरू में रीमा से नफरत थी, और त्रिशा की घटना के बाद वह रीमा से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। चाहे वह कितना भी दिखावा करे कि सभी महिलाएं गंदी हैं, मैं अकेली हूँ जो साफ सुथरी हूँ, वाणी की नजर में उसके लिए सिर्फ एक शब्द था, निहत्ती गिरी हुई और कुटिलता से भरी हुई लड़की। राहुल शॉकिंग नाइट क्लब का रेगुलर कस्टमर था। हर कोई जानता था कि वह इंडिया के सबसे अमीर परिवार रायजादा फैमिली से आता है। इसके अलावा अभिमन्यु रायजादा के बारे में न जाने की कौन हिम्मत कर सकता था। अभिमन्यु के कारण राहुल को हर कोई जानता था कि वह कौन है और किस फैमिली से आता है। हर कोई जानता था कि रीमा राहुल के बारे में क्या महसूस करती थी, और इसका कारण भी शायद यही था कि वह रायजादा फैमिली से बिलोंग करता है। सब अमीर परिवार के लोग अपनी बेटियों का रिश्ता रायजादा फैमिली से करना चाहते थे और उसमें सिंघानिया परिवार भी था। अंतर सिंघानिया ने ही रीमा को राहुल के पास भेजा था ताकि वह उसके साथ रिलेशन बना सके और रायजादा फैमिली में अपनी जगह बना सके। जब वाणी ने रीमा को देखा तो वह उसे थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन फिलहाल वह इस नाइट क्लब में काम करती थी और वह वहां कोई सीन क्रिएट नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने अपने आप को रीमा को थप्पड़ न मारना से कंट्रोल किया। तुम नशे में हो, राहुल ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। राहुल देख सकता था कि वाणी किस तरह से लड़खड़ाते हुए खड़ी थी। वाणी ने एक लंबी स्ट्रैपलेस ड्रेस पहनी हुई थी। उसके बर्फ जैसे सफेद कंधों से रोशनी झलक रही थी, और उसकी खूबसूरत कॉलरबोन से उसके कर्व्स दिख रहे थे। वाणी ने कंधे उचका दिए। नहीं, मैं बहुत साफ सुथरी हूँ। वाणी ने आंखें सिकोड़ कर रीमा की तरफ देखा और फिर राहुल की तरफ देखते हुए उसे टोंट मारते हुए कहा। राहुल रायजादा का स्वाद वाकई में समय के साथ बहुत खराब हो चुका है। अब इसे अपग्रेड करने का समय आ गया है। रीमा ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए, लेकिन वह राहुल के सामने भड़कने की हिम्मत नहीं कर पाई। नहीं तो अभी तक उसने जो एक एलिगेंट और भोली लड़की की इमेज उसके सामने बनाई थी वह सब बर्बाद हो जाती। राहुल ने गंभीरता से पूछा, कैसे? मेरा टेस्ट इतना खराब क्यों है? क्या मैंने तुम्हें चुना है? हाँ, अगर मैं तुम्हें चुना होता तो फिर तुम यह बात कह सकती हो। मैं। वाणी ने अपना सिर झुकाया। उसके लंबे काले बाल नीचे कमर तक गिर रहे थे। उसने राहुल की तरफ नफरत से देखा और गुस्से से अपने दांत किटकिटाए।
वानी ने थोड़ी देर का पॉज लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मन ही मन कहा कि राहुल कुछ ज्यादा ही धूर्त इंसान है, इसे तो मैं आज छोड़ूंगी नहीं। आज मैं बताती हूँ कि वीना से पंगा लेना का क्या अंजाम होता है। आज मैंने इस राहुल और उसकी इस सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड रीमा का कीमा नहीं बनाया तो मेरा नाम भी वानी नहीं। फिर वानी अचानक मुस्कुराए और रीमा की तरफ देखकर कहा, बेशक इस बूढ़ी औरत का चेहरा और फिगर मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर है, ठीक है, पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रीमा की तुलना मुझसे करने की? तुम किसको नीचा दिखा रहे हो? पर क्या तुम्हें यकीन है कि इस फिगर को देखने वाले अकेले तुम एकमात्र मर्द होंगे? क्या पता इस खूबसूरती को पहले ही किसी ने टेस्ट कर लिया हो। अगर ऐसा हुआ तो तुम तो बेकार में ही इसके द्वारा टिश्यू पेपर की तरह इसे इस्तेमाल हो जाओगे। मुझे तो अब तुम्हारे लिए दुख भी महसूस होने लगा है। बड़े ही अफसोस की बात है। रीमा खुलेआम अपनी इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? वानी, मुझे पता है कि तुमने हमेशा त्रिशा की वजह से मुझे नापसंद किया है, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहूंगी। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारी इस तरह की घटिया बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही स्वीकार करूंगी। भला तुम बिना किसी सबूत के मेरे ऊपर इस तरह का वह याद इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वैसे भी जो जैसा होता है सामने वाले को वैसा ही दिखाई देता है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम इसे फिर से नहीं कहोगी। रीमा ने अपने गुस्से को दबाते हुए वानी से कहा। फिर रीमा अपने आंखों के कोने से एक नजर राहुल की तरफ देखा और कहा, राहुल और मैं एक सामान्य रिश्ते में हैं, इसलिए कलह और परेशानी पैदा करने की कोशिश करना बंद करो। साथ ही तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम्हें एक अच्छी लड़की की तरह बिहेव करना आना चाहिए। पिछले कुछ सालों में रीमा रायजादा परिवार से मिलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। रायजादा परिवार को उसके अच्छाइयों के बारे में पता चल सके। रीमा के पेरेंट्स को जब इस बारे में पता चला तो वह बहुत ही खुश हो गए। उन्हें पता था कि राहुल रायजादा से रिलेशन बनाने का क्या मतलब हो सकता था, इसलिए उन्होंने भी इसके लिए रीमा की काफी मदद की थी। वानी ने हंसते हुए कंधे उचका दिए। इस मामले में मैं और क्या कह सकती हूँ? मैं केवल अपना आशीर्वाद दे सकती हूँ। वानी का एक एक शब्द सार्केज्म से भरा हुआ था। राहुल वानी के शब्दों को सुनकर निराश हो गया था, जैसे वह इन शब्दों को नहीं सुनना चाहता था। वानी ने राहुल के उदास चेहरे को देखा और अपना हाथ उठाया, उसकी टाई पकड़ी और उसके कान में फुसफुसाया, तो मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ। बी फर्टाइल, वो जो बच्चे पैदा करने की शक्ति रखता है। दोनों साथ साथ में बूढ़े हो जाओ और कई बच्चे और पोते पोतियां पैदा करो। उद्धरण। ऐसा कहने के बाद वानी ने उन दोनों के बीच से अपना रास्ता बनाया और लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर जाने लगी। राहुल का चेहरा इतना काला था कि मानो किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। इस बदतमीज लड़की ने अभी अभी क्या कहा? आह, इस बदतमीज लड़की की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की भी? रीमा ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, राहुल, मुझे माफ करें, क्योंकि मैंने आपको। आप पहले जा सकते हैं। मुझे अभी भी कुछ कम करना है। राहुल ने उसे बीच में टोका। रीमा के जवाब का इंतजार किए बिना वह पलटा और जल्दी से चला गया। राहुल के चेहरे पर इतना गुस्सा था कि उसके चेहरे की बनावट बदल गई। उसने गुस्से में वानी को कोश, स्टूपिड गर्ल। राहुल ने शॉकिंग नाइट क्लब के प्रवेश द्वार पर बस का इंतजार कर रही वानी को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए एक साइड पर ले आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 47। चैप्टर -47। मैं बहुत महंगी हूँ, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है? हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक ऐसा कहने के बाद
वाणी ने उन दोनों के बीच से अपना रास्ता बनाया और लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर जाने लगी। राहुल का चेहरा इतना काला था कि मानो किसी भी वक्त बारिश हो सकती थी। इस बदतमीज लड़की ने अभी अभी क्या कहा? आह! इस बदतमीज लड़की की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ कहने की भी? रीमा ने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, राहुल, मुझे माफ करें। क्योंकि मैंने आपको। आप पहले जा सकते हैं। मुझे अभी भी कुछ कम करना है। राहुल ने उसे बीच में टोका। रीमा के जवाब का इंतजार किए बिना वह पलटा और जल्दी से चला गया। राहुल के चेहरे पर इतना गुस्सा था कि उसके चेहरे की बनावट बदल गई। उसने गुस्से में वाणी को कोश, स्टूपिड गर्ल। राहुल ने शॉकिंग नाइट क्लब के प्रवेश द्वार पर बस का इंतजार कर रही वाणी को पकड़ लिया और उसे खींचते हुए एक साइड पर ले आया। अब आगे, जब वाणी ने राहुल के चेहरे पर गुस्सा देखा, तो वह खिलते हुए फूल की तरह हंस पड़ी। राहुल रायजादा को मुझे यह तक छोड़ने आने के लिए धन्यवाद दूं, कैसे कहूं? वाणी ने अचानक से अपनी आंखें सिकुड़ी और फिर उसे बिल्कुल किसी जासूस की तरह देखते हुए उसे शक भरे भाव में पूछा, क्या तुम अपने प्यारी गर्लफ्रेंड रीमा को धोखा देने वाले हो? क्या तुम मेरे साथ रात बिताने की योजना बना रहे हो? राहुल वाणी के शब्दों को सुनकर स्पीचलेस हो गया था। यह लड़की कभी भी कुछ भी बोलने से पहले सोचती क्यों नहीं है? जी हमेशा ऐसे बिना दिमाग वाले विचार को लाती कहाँ से है? पर जब राहुल ने वाणी को लड़खड़ा कर गिरते हुए देखा तो उसने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और अपने शब्दों को चबाते हुए वाणी से कहा, तुम नशे में हो। अगर तुम नहीं चाहते कि यहाँ तुम्हारा शव उठाया जाए, तो अच्छा से व्यवहार करो। मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। वाणी कुछ देर तक लड़खड़ाई, फिर उसने खुद को स्थिर करने के लिए राहुल के कंधे को अपना एक हाथ आगे बढ़कर पकड़ लिया। उसने राहुल के चेहरे को थपथपाया और अपने लाल होंठों को उसके करीब ले गई। वाणी मुस्कुराई और बोली, क्या अफसोस है? आज से लेकर महीने के अंत तक मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए आदमी लाइन में खड़े हुए हैं। तुम देर से आए हो और अब तुम लाइन नहीं काट सकते। वाणी ने अचानक से राहुल को खुद से दूर धकेल दिया। राहुल, जिसका चेहरा पहले से ही काला था, वह वाणी के शब्दों को सुनकर गुस्से से गुर्राया आया। लेकिन वह इतने गुस्से में था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकला। उसने वाणी को धक्का दिया और फिर पलटकर तेज कदमों से वहां से चला गया। वही वाणी ने अपने दाहिने हाथ में अपना हैंडबैग पकड़ लिया और उसे एविल स्माइल के साथ हिलाया। उद्धरण, पीछे मुड़ने के बाद वाणी की थोड़ी नशे में धुत जो पर्सनैलिटी थी वह अचानक ठंडी हो गई और उसकी आंखें के एक्सप्रेशन ठंडे और शांत हो आए। वह राहुल से उतनी ही नफरत करती थी जितनी वह रीमा से करती थी। यह वह आदमी था जिससे त्रिशा 10 साल से सीक्रेट रूप से प्यार करती थी, लेकिन वह उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। हालांकि उसकी यह नफरत ही आज के ज्यादातर अपने गुस्से को बाहर निकालने के कारण थी। हालांकि वाणी को पहले से भी हमेशा लगता था कि राहुल त्रिशा के लिए एक अच्छा लड़का नहीं है और उसे अभी भी लगता था कि राहुल एक बदमाश है। एक आदमी कितना अच्छा हो सकता है अगर वह रीमा जैसी वाहियात लड़की के साथ रिलेशन बना सकता है। वाणी 300 मीटर से अधिक चली थी जब एक काली कार अचानक उसके सामने रुकी और उसका रास्ता रोक दिया। वाणी ने ऐसा नाटक किया कि जैसे उसने उस कार को देखा ही नहीं। वह एक पल के लिए भी नहीं रुकी और कार से दूर अपने कदमों को बढ़ाती रही। साथ ही वह चलते चलते अपने लिए टैक्सी बुलाने के लिए टैक्सी ऐप का भी इस्तेमाल किया। तभी कार में बैठा व्यक्ति बाहर निकला और उसे रोक दिया। मिस वाणी, सर आपको इनवाइट्स कर रहे हैं। प्लीज आप लिए और कार में बैठ जाए। मुझे आज कुछ काम है, वाणी ने ठंडे चेहरे से कहा। मिस वाणी, प्लीज।
ड्राइवर ने वाणी के सामने सर झुकाकर उसे अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे आज कुछ काम है, मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकती, वाणी ने डांटा। मिस वाणी, प्लीज, ड्राइवर ने एक बार फिर रिक्वेस्ट किया। वाणी ने अपने दांत पीस लिए। गुस्से की वजह से उसकी आंखें, जो एक सेकंड पहले राहुल के सामने अभी भी खूबसूरत लग रही थी, अब वह लाल और धुंधली हो गई थी। वाणी ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अचानक उस ड्राइवर को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। ड्राइवर ने अपना सिर झुका लिया, लेकिन उसके शब्द अपरिवर्तित रहा। मिस वाणी, प्लीज। वाणी गुस्से से पलटी और कार में बैठ गई। उस रात त्रिशा ने बहुत देर तक इंतजार किया, लेकिन वाणी ने फोन नहीं किया। त्रिशा चिंतित थी और उसने उसे कई बार फोन किया, लेकिन वाणी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। रात को 1 बज चुके थे, लेकिन वाणी का ना कोई व्हाट्सएप मैसेज आया था और ना ही कोई फोन आया था। त्रिशा चिंता से करवट बदल ही रही थी कि उसका मोबाइल का रिंगटोन बजा। सामने वाणी का मैसेज था। त्रिशा, आज रात एक छोटी सी दुर्घटना हो गई थी। मैं तुम्हें कल फोन करूंगी, चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। क्या सच में? पर तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? त्रिशा ने परेशानी से पूछा। वाणी ने लिखा, तुम अभी तक सुख क्यों नहीं रही हो? बेशक मैं ठीक हूँ। क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? मैं बस एक ड्रामेबाज लड़की हूँ जो नशे में धुत होकर हंगामा कर रही थी है। यहाँ से त्रिशा ने रिप्लाई किया, हाँ मुझे पता है कि तुम ड्रामेबाज हो, लेकिन तुम अभी भी एक लड़की हो। शॉकिंग नाइट क्लब, यह वास्तव में एक अच्छी जगह नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी कितनी बार कहा है कि वहाँ काम करना छोड़ दो, पर तुम मेरी बात कभी सुनती ही नहीं हो। इधर से वाणी ने रिप्लाई में लिखा, अरे मेरी चितवंती, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तुम कहती हो कि यह जगह छोड़ दो, तो फिर मैं इसके बाद क्या करूंगी? त्रिशा वाणी को रिप्लाई किया, तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, तुम भी मेरे रेस्टोरेंट में आकर मेरा साथ दे सकती हो। इधर से वाणी ने रिप्लाई किया, ओ माय गुडनेस, हे भगवान, तुम पहले से ही एक भागी हुई लड़की हो जिस किसी भी क्षण पकड़े जाने का डर है। तुम्हें मेरा साथ देने की हिम्मत कहाँ से मिली? मैं बहुत महंगी हूँ, तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर पाओगी, ठीक है? भूल जाओ। जब मैं और नहीं जी पाऊंगी, तो मैं तुम्हें ढूंढूंगी। अब सो जाओ। क्या तुम्हें कल अपना रेस्टोरेंट खोलने होगा? त्रिशा ने रिप्लाई किया, ठीक है, तुम भी जल्दी आराम करो। त्रिशा ने अपना फोन नीचे रखा और समय देखा। रात के लगभग 2 बज रहे थे, लेकिन उसे अभी भी नींद नहीं आ रही थी। त्रिशा के दिमाग में आज अभिमन्यु का हैंडसम चेहरा दिखाई दे रहा था। हालांकि चेहरा हैंडसम था, लेकिन त्रिशा को तो वह किसी नर्क के देवता से काम नहीं लगता था। लेकिन आज अभिमन्यु ने जो भी कुछ उसके लिए किया, वह बात दिशा को हजम नहीं हो रही थी। भला अभिमन्यु किसी अनजान लड़की की इतनी मदद क्यों कर रहा है? जितना वह इसके बारे में सोचती, उतनी ही उलझन में पड़ जाती। आज अभिमन्यु ने जो कुछ भी किया, वह उसकी आदतों के अनुरूप नहीं था। अगर उसने उसे पहचान लिया, तो उसने उसका पर्दाफाश क्यों नहीं किया? अगर अभिमन्यु ने उसे नहीं पहचानता, तो फिर उसका व्यवहार और भी ज्यादा अजीब था। त्रिशा अपने सोच में गम ही थी कि अचानक उसके बगल में लेटा हुआ छोटा मोटा बच्चा घूम गया और उसकी बाहों में समा गया। उसने आवाज लगाई, मम्मी। त्रिशा ने सोचा कि अभय जाग गया है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसका चेहरा लाल था, उसकी पलकें इतनी लंबी थीं कि लड़कियां उस जलन महसूस करने लगे, और उसके लाल होंठ फूले हुए थे। वह अभी भी सो रहा था। हालांकि अभय की आंखें बंद थी, वह नींद में था, और पर वह नींद में भी त्रिशा को थपथपाने के लिए आगे बढ़ा।
डरो मत माँ, मैं इस बार तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। त्रिशा का दिल दुखा और वह अचानक रो पड़ी। उसने अभय को गले लगाया और अभिमन्यु रायजादा का उसका डर काफी हद तक दूर हो गया। उसने अपने होंठ काटे, उसकी आंखें दृढ़ थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अभिमन्यु क्या करना चाहता था। भले ही अभय अभिमन्यु का बेटा था, लेकिन फिर भी वह उसे छू भी नहीं सकता, वह ऐसा होने नहीं देगी। अब बढ़ते हैं चैप्टर 48 की तरफ। Chapter -48 Abhimanyu was at Trisha's restaurant again. हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक लेकिन आज अभिमन्यु ने जो भी कुछ उसके लिए किया वह बात दिशा को हजम नहीं हो रही थी। भला अभिमन्यु किसी अनजान लड़की की इतनी मदद क्यों कर रहा है? जितना वह इसके बारे में सोचती उतनी ही उलझन में पड़ जाती। आज अभिमन्यु ने जो कुछ भी किया वह उसकी आदतों के अनुरूप नहीं था। अगर उसने उसे पहचान लिया तो उसने उसका पर्दाफाश क्यों नहीं किया? अगर अभिमन्यु ने उसे नहीं पहचानता तो फिर उसका व्यवहार और भी ज्यादा अजीब था। त्रिशा अपने सोच में गम ही थी कि अचानक उसके बगल में लेटा हुआ छोटा मोटा बच्चा घूम गया और उसकी बाहों में समा गया। उसने आवाज लगाई, मम्मी। त्रिशा ने सोचा कि अभय जाग गया है, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बंद थीं। उसका चेहरा लाल था, उसकी पलकें इतनी लंबी थीं कि लड़कियां उस जलन महसूस करने लगे, और उसके लाल होंठ फूले हुए थे। वह अभी भी सो रहा था। हालांकि अभय की आंखें बंद थी, वह नींद में था, और पर वह नींद में भी त्रिशा को थपथपाने के लिए आगे बढ़ा। डरो मत माँ, मैं इस बार तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगा। त्रिशा का दिल दुखा और वह अचानक रो पड़ी। उसने अभय को गले लगाया और अभिमन्यु रायजादा का उसका डर काफी हद तक दूर हो गया। उसने अपने होंठ काटे, उसकी आंखें दृढ़ थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अभिमन्यु क्या करना चाहता था। भले ही अभय अभिमन्यु का बेटा था, लेकिन फिर भी वह उसे छू भी नहीं सकता, वह ऐसा होने नहीं देगी। अब आगे। सुबह का वक्त। त्रिशा अपने रेस्टोरेंट में आए हुए कस्टमर के लिए खाना बना रही थी। आज वह रेस्टोरेंट में अकेली थी। खुशी अभी तक आई नहीं थी और अभय किंडरगार्टन जा चुका था, इसलिए वह अकेले ही खाना बना रही थी। लेकिन वह रेस्टोरेंट के अंदर ही अकेली थी। बाहर उसके अभी भी वह गुरों का ग्रुप बैठा हुआ था जो कल उसके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने आए थे। लेकिन इस बार वह तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, बल्कि रेस्टोरेंट में बचे हुए मरम्मत का काम कर रहे थे। हालांकि उनका काम पूरा हो गया था, लेकिन वह फिर भी वहां खड़े रहकर रेस्टोरेंट की देखभाल कर रहे थे ताकि कोई भी रेस्टोरेंट को नुकसान न पहुंच सके। इन शॉर्ट वह त्रिशा के रेस्टोरेंट के बॉडीगार्ड बन गए थे। हालांकि त्रिशा आज जब सुबह रेस्टोरेंट में पहुंची थी तो वह रेस्टोरेंट को देखकर खुद भी दंग रह गई थी। एक रात में ही दुनिया उलट-पुलट हो गई। रेस्टोरेंट में पुराने साइन बोर्ड की जगह लाल रंग के चमकीले बोर्ड लगाए गए थे। रेस्टोरेंट के दरवाजे को भी नए में बदल दिया गया था। यहाँ तक कि रेस्टोरेंट के हॉल के सामने की सड़क को भी साफ सुथरा करके लाल कालीन से ढक दिया गया था। लेकिन इतना सब कुछ कहीं नहीं था। उन्होंने इसके अलावा दरवाजे पर 8 फूलों की टोकरियां रखी गई थी जो एक व्यक्ति जितनी ऊंची थी, दोनों तरफ 4 कर रखी हुई थी। कल परेशानी खड़ी करने वाले सभी गुंडे साफ सुथरे ढंग के कपड़े पहनकर दरवाजे पर खड़े थे। जब उन्होंने त्रिशा को देखा तो उन्होंने जल्दी से पटाखे जलाए जो उन्होंने पहले से तैयार किए थे। कई आतिशबाजी और पटाखे के फूटने की आवाजों के बाद वे एक स्वर में चिल्लाए, स्वागत है लेडी बॉस। त्रिशा अचानक से डर कर 2 कदम दूर हो गई थी। उसने घबरा कर उन लोगों की तरफ देखा जो पटाखे जला रहे थे। उसने हैरानी से उन गुंडों की तरफ देखा जो दमकते हुए चेहरों के साथ उसे ही देख रहे थे, मानो वह अपनी प्रशंसा के लिए त्रिशा का इंतजार कर रहे हो।
त्रिशा उन्हें देखते हुए गहरी सांस लेती है और मन ही मन वह इन सब चीज के लिए अभिमन्यु को कोसती है, क्योंकि इन गुंडों का यह पागलों जैसा व्यवहार केवल और केवल अभिमन्यु के वजह से ही तो था। त्रिशा उन गुंडों को देखकर एक आह भरती है और उन्हें बिना कुछ कहे सीधे अंदर चली जाती है। बैक टू द स्टोरी। रेस्टोरेंट में फिर से सन्नाटा छा गया। कल के गुंडों का ग्रुप अभिमन्यु को देखते ही भाग गए। जब अभिमन्यु रेस्टोरेंट के अंदर आया तो उसे सामने का नजारा देखते ही उसका पूरा चेहरा डार्क हो गया और उसके हाथों की मुठ्ठियां बन गई। सामने एक लड़के ने त्रिशा का हाथ पकड़ रखा था और त्रिशा उस लड़के से बहुत ही मुस्कुरा कर बात कर रही थी और वह लड़का भी त्रिशा को बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए देख रहा था। यह देखते ही अभिमन्यु का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अभिमन्यु की आंखें एकदम से गुस्से से लाल हो जाती हैं, मानो वह उसे लड़के को अभी अपने आंखों से ही जलाकर राख कर देगा। वही त्रिशा जो अभी अभी आए कस्टमर को उसके ऑर्डर को सर्व करके बस उससे कुछ फॉर्मल बातें कर रही थी कि अचानक उसके हाथ में पड़ा हुआ सूप का बोल डिसबैलेंस होकर नीचे गिरने लगता है। जब वह कस्टमर सूप को नीचे गिरते हुए देखा है तो तुरंत उठकर पकड़ लेता है। इससे वह गलती से त्रिशा का हाथ भी पकड़ लेता है। इसी वक्त अभिमन्यु अंदर आता है और वह इस नज़ारे को अपनी आंखों से देखा है तो उसका खून खौल उठना है। वही त्रिशा उसे आदमी को मुस्कुरा कर उसकी मदद करने के लिए थैंक यू बोल ही रही होती है कि अचानक से उसे अपने आसपास ठंड का एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कि अचानक से यहाँ का तापमान गिर गया हो। उसने नजरें उठाकर जब सामने देखा तो उसे सामने अभिमन्यु खड़ा हुआ दिखाई दिया, जो गुस्से से जलती हुई निगाहों से इस तरफ देख रहा था। यह देखते ही त्रिशा के हाथ पांव फूल उठाते हैं और उसके हाथ से ट्रे छूटकर जमीन पर गिर जाती है। अचानक से यह नर्क का देवता यहाँ क्यों आकर प्रकट हो गया है? अब इसे और क्या चाहिए? त्रिशा महसूस कर पा रही थी कि अभिमन्यु काफी गुस्से में है, इससे वह और भी ज्यादा डर जाती है। भगवान, आप मेरे साथ हमेशा इतना बुरा क्यों करते हैं? जब भी मैं एक खाई से निकलती हूँ तो आप मुझे उसी इस वक्त एक दूसरी गहरी खाई में फेंक देते हैं। त्रिशा बिना सोचे समझे अपने कदमों को पीछे लेती है और तेजी के साथ किचन की तरफ चली जाती है। वह यह भी नहीं सोचती कि उसके इस कदम से अभिमन्यु उसके बारे में क्या सोचेगा। वह उसे वक्त बस अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहती थी। उसके वहां से जाते ही वह लड़का जो उसे मुस्कुरा कर बात कर रहा था, वह त्रिशा के इतने अजीब बिहेवियर को देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन वह अपनी हैरानी जाता पता कि अचानक से दो हाथा उसके दोनों बाजुओं को पकड़े हुए थे और वह इस वक्त हवा में लटक रहा था। वह और कुछ बोल पाता कि वह दो मजबूत आदमियों द्वारा रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दिया गया था। वह आदमी भौचक्का होकर कभी खुद को देखा तो कभी सामने खड़े हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स को, जिन्होंने उसे किसी फूलों की तरह उठकर बाहर फेंक दिया था। उन बॉडीगार्ड्स को देखकर वह आदमी फिर और कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं करता। वह थोड़ी देर उन्हें देखा है और फिर पतली गली पड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। वही बॉडीगार्ड भी चतुराई से बाहर जाकर खड़ा हो गया। रेस्टोरेंट में सिर्फ अभिमन्यु और त्रिशा ही बचे थे। अभिमन्यु का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, लेकिन अब जब वह आदमी उसके सामने नहीं है तो उसे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अभिमन्यु को अंदर जाकर त्रिशा को ढूंढने की कोई जल्दी नहीं थी। थोड़ी देर वहीं खड़ा होकर किचन को घूरता रहा और फिर उसने एक नज़र सामने रख खाने को देखा, जिससे अभी भी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। अभिमन्यु घूरकर उस खाने को देखा है, फिर ना जाने उसके मन में क्या आता है कि वह जाकर उस टेबल में बैठ जाता है और ध्यान से खाने को देखने के बाद उसने एक चम्मच उठाया। सामने एकदम सिंपल सा रायता और राजमा चावल रखा हुआ था। उसने राजमा चावल को मिक्स किया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। आज त्रिशा ने जो डिश बनाए थे वे सभी घर में बने हुए साधारण तेल और मसाले से बने हुए डिश थे।
लेकिन फिर भी यह डिश देखने में काफी स्वादिष्ट और आंखों को सुकून देने वाले लग रहे थे। त्रिशा ने जिस तरह से खाने को सुंदर तरीके से प्रेजेंट किया था, वह खाने को और ज्यादा लजीज बना रहा था। अभिमन्यु खाने को बड़े ही उत्सुकता है देख रहा था। वह अपनी चम्मच को पकड़ते ही दंग रह गया। उस लजीज खाने का स्वाद उसके पूरे मुंह में घुल गया। इस पल को वह इसका डिस्क्राइब नहीं कर सकता था। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और सबकॉन्शियस रूप से दूसरा बाइट खाने की कोशिश की। अभिमन्यु की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। उसने अन्य 3 डिश का स्वाद चखा और उसकी आंखों में गुस्से की धुंध और भी तेज हो गई। यह उन 2 बार से अलग था जो उसने इसे पहले खाया था। त्रिशा अजनबी के लिए जो खाना बनाया था वह खाना उसके खाने से कहीं ज्यादा डिलीशियस और मन को खुश कर जाने वाला था। अभिमन्यु ने अपनी चम्मच नीचे रख दी। उसकी आंखों में एक बार फिर गुस्सा उतर आया था। उसने मन ही मन सोचा जब उसके लिए त्रिशा ने खाना बनाया था तब वह केवल फास्ट फूड था। क्योंकि उसे खाने को त्रिशा ने बनाया था इसलिए अभिमन्यु ने उसे खाने को भी स्वीकार कर लिया था। लेकिन आज जब अभिमन्यु ने इस खाने को खाया तो उसे लगा कि वह खाना जो उसने कल खाया था वह इस खाने के आगे कुछ भी नहीं था और उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि यह इतना स्वादिष्ट खाना त्रिशा ने उसके लिए नहीं बल्कि किसी और आदमी के लिए बनाया था। वही त्रिशा बेचैनी से रसोई में इधर उधर भाग रही थी। उसे क्या करना चाहिए? न केवल वह कमीने गुंडे सुबह से यहाँ डेरा जमा के बैठे हैं, बल्कि अभिमन्यु भी अब यही आ गया था। इस बार तो खुशी यहाँ नहीं था और न ही अभय। वह अकेली थी। त्रिशा रोना चाहती थी। यह हर दिन युद्ध का मैदान क्यों था? कैसा रहेगा? क्या उसे भाग जाना चाहिए जब वह ध्यान नहीं दे रहा होगा तब? त्रिशा इस बारे में मन ही मन सोच रही थी कि जब उसने ने पलटकर देखा तो उसे लगा कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अभिमन्यु पहले से ही किचन में एंटर कर चुका था और अपनी लाल आंखें उस पर टिकाए हुए था। अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही थी, लेकिन त्रिशा को वह खतरे का संकेत लग रहा था और वह कांप उठी। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, लेडी बॉस, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। अभिमन्यु को अपनी ओर आते देख त्रिशा कदम दर कदम पीछे हटती गई जब तक कि उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची और अभिमन्यु ने त्रिशा को दीवार से दबा दिया। और इसी के साथ चैप्टर 49 शुरू होता है। चैप्टर -49 त्रिशा अभिमन्यु की बाहों में। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक वही त्रिशा बेचैनी से रसोई में इधर उधर भाग रही थी। उसे क्या करना चाहिए? न केवल वह कमीने गुंडे सुबह से यहाँ डेरा जमा के बैठे हैं, बल्कि अभिमन्यु भी अब यही आ गया था। इस बार तो खुशी यहाँ नहीं था और न ही अभय। वह अकेली थी। त्रिशा रोना चाहती थी। यह हर दिन युद्ध का मैदान क्यों था? कैसा रहेगा? क्या उसे भाग जाना चाहिए जब वह ध्यान नहीं दे रहा होगा तब? त्रिशा इस बारे में मन ही मन सोच रही थी कि जब उसने ने पलटकर देखा तो उसे लगा कि अब शायद बहुत देर हो चुकी है। अभिमन्यु पहले से ही किचन में एंटर कर चुका था और अपनी लाल आंखें उस पर टिकाए हुए था। अभिमन्यु के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दे रही थी, लेकिन त्रिशा को वह खतरे का संकेत लग रहा था और वह कांप उठी। अभिमन्यु ने गुस्से में कहा, लेडी बॉस, मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं। अभिमन्यु को अपनी ओर आते देख त्रिशा कदम दर कदम पीछे हटती गई जब तक कि उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं बची और अभिमन्यु ने त्रिशा को दीवार से दबा दिया। अब आगे। अभिमन्यु का चेहरा उसके ठीक सामने था। वह बहुत सुंदर था, जैसे आकाश में सूरज और चांद। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। वह जितना ज्यादा हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था उतना ही वह भयानक, ठंडा, क्रूर और पागल भी था। त्रिशा के दिल में एक गहरा डर रह गया था। इस समय
वह अभी भी चमकते हुए मुस्कुरा रहा था। उसकी काली गहरी लाल आंखें तृषा पर ही टिकी हुई थी, मानो उसकी आंखें कोई लैंप हो और वह तृषा को बारीकी से स्कैन कर रही हो। लेकिन तृषा डर गई था। इस व्यक्ति का चेहरा हमेशा उसके विचारों से अलग ही होता था। तृषा खुद को नियंत्रित नहीं कर पाई। उसने कल रात खुद से कहा था कि उसे अभिमन्यु से इतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब वह उसके सामने आया, तो वह अभी भी सहज रूप से डर गई। अभिमन्यु और तृषा एक दूसरे के बहुत करीब थे। तृषा ने अपना शरीर कितना भी सिकोड़ लिया हो, यह बेकार था। वह लगभग पूरी तरह से अभिमन्यु द्वारा दीवार से सटी हुई थी। अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगेगा जैसे कि वह अभिमन्यु की बाहों में थी। तृषा हमेशा ही खाना बनाते समय मास्क लगती थी और वह उस मास्क के जरिए से भी अभिमन्यु के शरीर से आ रही भीने भीने सेंट की खुशबू को सूंघ सकता थी। यह एक हल्की, ठंडी खुशबू थी जो आपके रीढ़ की हड्डी तक आसानी से पहुंच जाए। रसोई बहुत बड़ी नहीं थी और वहां बहुत सारी चीजें रखी हुई थी। वेंटिलेशन बहुत अच्छा नहीं था, जिससे वहां का टेम्परेचर गर्म होना चाहिए था, लेकिन अभिमन्यु के वहां होते हुए खराब वेंटिलेशन में भी वहां का टेम्परेचर बहुत ठंड महसूस हो रहा था। इस समय तृषा डर गई। उसके माथे पर पसीने की एक परत थी और उसके बाल पसीने में भीगे हुए थे। उसके बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। उसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। वह एक हिरण के बच्चे की तरह लग रही थी जिसे एक लाचार स्थिति में मजबूर किया गया था और उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी आंखें, वह आंसू बहाने के कगार पर थी। अभिमन्यु ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे तृषा की ओर बढ़ाया। वह इतनी डरी हुई थी कि उसने अपना सिर घुमाया और अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसके बालों को धीरे से हटाया जा रहा है। अभिमन्यु की हरकतें बहुत कोमल थीं। उसकी उंगलियां उसके माथे पर धीरे से रगड़ रही थीं। तृषा की आंखों में आंसू भर आए। आखिर क्या हो रहा है? अगर वह उसे बेनकाब करना चाहता था, तो क्या वह जल्दी से उसे प्रताड़ित करना बंद कर सकता था? अभिमन्यु उसके आंखों पर हल्की सी फूंक मारी जिससे तृषा की आंखें एक झटके से खुल गई और अभिमन्यु की काली गहरी आंखों से जा मिला। उन काली गहरी नसीली आंखों में एक पल के लिए तृषा पूरी तरीके से खो गई थी। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए ही थे कि तभी अचानक से तृषा को अपनी ठुड्डी पर दर्द हुआ। अभिमन्यु ने तृषा की ठुड्डी को चुटकी काट दी थी जिससे तृषा को हल्का दर्द महसूस हुआ। लेडी बॉस, आप कहाँ खो गई हैं? मैं आपसे केवल 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। तृषा कांप उठी। उसने अपने दांत पीसते हुए कांपती हुई आवाज में कहा, नहीं, मैं नहीं। तुमने मुझे। उसकी आवाज सुनकर अभिमन्यु ने ठहाका लगाया और उसकी आंखों में उदासी थोड़ी कम हो हुई थी। क्यों? अभिमन्यु ने पूछा। तुमने उसके लिए जो बनाया है वह मेरे से अलग क्यों है? तृषा। अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई क्योंकि वह उसकी आंखों में देख रहा था। उसका खाना बेहतर क्यों है? इससे मैं बहुत दुखी हूँ। तृषा के पैर कमजोर हो गए और वह दीवार से नीचे खिसकना चाहती थी। हालांकि अभिमन्यु ने पहले ही उसकी गुलाब के जैसे कोमल पतली कमर पकड़ ली। तृषा हिंसक रूप से कांपने लगी। उसके हाथ, जो खाना बनाने के कामों में कुशल थे, क्या वह इतनी मजबूत नहीं है कि वह अभिमन्यु को पीछे धकेल सके? क्या मेरे हाथ मजबूत नहीं है? तृषा को महसूस हुआ कि उसकी कमर टूटने वाली थी। अभिमन्यु ने अपनी भौहें नीची की और तृषा की कमर को देखा। उसकी सुंदर आंखें काली पड़ गईं। जब अभिमन्यु की नजर तृषा की सुंदर कमर पर का दी, दिशा ने क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिसके कारण उसकी सुंदर कमर पूरी तरीके से दिखाई दे रही थी। अभिमन्यु के सुंदर हाथ तृषा के कमर पर लिपटे हुए थे।
अभिमन्यु अब जब एक बार फिर तृषा की नाजुक और रुई से भी ज्यादा कोमल कमर को पकड़ रहा था, तो उसे अचानक से 5 साल पहले की रात की यादों ने घेर लिया। उस रात जब अभिमन्यु ने तृषा की कमर को पहली बार छुआ था, तब भी वह इसी तरह से इतनी ही कोमल और नाजुक थी जितनी वह अब है। और यह याद आते ही उसे 5 साल पहले की वह रात याद आ गई, जिससे अभिमन्यु की आंखों में एक बिजली सी कैद गई और वह अपनी गहरी नशीली आंखों से तृषा को देखने लगा। तृषा को देखते हुए अभिमन्यु इतना खो गया, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ तृषा के कमर में मूवमेंट करने लगे थे। अभिमन्यु की उंगलियां होले होले तृषा के कमर में हरकत करने लगी थी, जिससे तृषा की बॉडी एकदम से अकड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का खून उल्टी दिशा में बहने लगा है और उसका पूरा दिमाग खाली हो गया था। वह किसी पत्थर की मूर्ति की तरह एकदम सीधी खड़ी हो गई थी, जैसे वह अभी इस दुनिया में हो ही ना। अभिमन्यु तृषा के रिएक्शन को देखकर अपने मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था जैसे उसने 5 साल पहले महसूस किया था। बिल्कुल इसी तरह तृषा ने पहली बार भी इसी तरह की हरकत की थी। अभिमन्यु झुका और उसने तृषा के कानों में बहुत धीरे से फुसफुसाया, लेडी बॉस, क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो मेरे साथ अन्याय किया है, आपको उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए? ये था चैप्टर 49। अब शुरू होता है चैप्टर 50। चैप्टर -50। क्या मैं इतना डरावना हूँ? उद्धरण। हेलो मेरे अजीज दोस्तों, कैसे हो आप लोग? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। अब तक अभिमन्यु अब जब एक बार फिर तृषा की नाजुक और रुई से भी ज्यादा कोमल कमर को पकड़ रहा था, तो उसे अचानक से 5 साल पहले की रात की यादों ने घेर लिया। उस रात जब अभिमन्यु ने तृषा की कमर को पहली बार छुआ था, तब भी वह इसी तरह से इतनी ही कोमल और नाजुक थी जितनी वह अब है। और यह याद आते ही उसे 5 साल पहले की वह रात याद आ गई, जिससे अभिमन्यु की आंखों में एक बिजली सी कैद गई और वह अपनी गहरी नशीली आंखों से तृषा को देखने लगा। तृषा को देखते हुए अभिमन्यु इतना खो गया, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके हाथ तृषा के कमर में मूवमेंट करने लगे थे। अभिमन्यु की उंगलियां होले होले तृषा के कमर में हरकत करने लगी थी, जिससे तृषा की बॉडी एकदम से अकड़ गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का खून उल्टी दिशा में बहने लगा है और उसका पूरा दिमाग खाली हो गया था। वह किसी पत्थर की मूर्ति की तरह एकदम सीधी खड़ी हो गई थी, जैसे वह अभी इस दुनिया में हो ही ना। अभिमन्यु तृषा के रिएक्शन को देखकर अपने मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था जैसे उसने 5 साल पहले महसूस किया था। बिल्कुल इसी तरह तृषा ने पहली बार भी इसी तरह की हरकत की थी। अभिमन्यु झुका और उसने तृषा के कानों में बहुत धीरे से फुसफुसाया, लेडी बॉस, क्या आपको नहीं लगता कि आपने जो मेरे साथ अन्याय किया है, आपको उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए? अब आगे तृषा का मन पूरी तरीके से ब्लैक हो चुका था। वह अब एक रोबोट की तरह लग रही थी और उसने सबकॉन्शियसली बिना ठीक से अभिमन्यु की बात सुन अपना सिर हिलाया और अब और बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? अभिमन्यु धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। पार्टी जब एक बार फिर अभिमन्यु की गर्म सांसें उसे अपने कानों में महसूस हुई, तो इस बार तृषा को एक झटका सा लगा और वह एकदम से घबरा कर इधर उधर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी बुरे सपने से उठी हो। पर जब उसने सामने देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका बुरा सपना तो उसके सामने ही खड़ा है, जिसे वह किसी भी तरीके से टाल नहीं सकती थी। तृषा के आंसू नदी की तरह बह रहे थे। वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वह सांस नहीं ले पा रही थी। अगर यह जारी रहा तो कोई मर जाएगा। तृषा ने अचानक अभिमन्यु को धक्का देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अभिमन्यु तृषा से कहीं ज्यादा तेज था। उसने फुर्ती दिखाते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। अभिमन्यु ने तृषा का हाथ पकड़ा
उसे अपने सिर के ऊपर उठाया और दीवार से सटा दिया। लेडी बॉस, आप व्यापार में इतनी पक्षपाती नहीं हो सकती, है न? त्रिशा ने जबरदस्ती उससे अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन अभिमन्यु की पकड़ और भी मजबूत होती गई। त्रिशा का दिमाग खाली और डरा हुआ था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु क्या करने की कोशिश कर रहा था। क्या वह उसे डरा कर हार्ट अटैक दिलाने की कोशिश कर रहा था? वही अभिमन्यु को तो बस यही लगा कि त्रिशा का कांपता हुआ यह रूप दिलचस्प है। अभिमन्यु ने त्रिशा को संघर्ष करते, डरते और भागते हुए देखा। उसका मुंह धीरे धीरे खराब होता गया, जैसे काले बादलों ने सूरज को ढक लिया था और रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अचानक त्रिशा को अपने शरीर के नीचे दबा दिया। अब अभिमन्यु त्रिशा के कोमल शरीर को महसूस कर पा रहा था। उसकी नाजुक शरीर अभिमन्यु के भारी भरकम और मजबूत बॉडी से चिपका हुआ किसी ताज निकलते हुए फूलों की तरह लग रहा था। अभिमन्यु अपनी गर्म सांसों को त्रिशा के कॉलर बोन पर छोड़ते हुए गंभीर आवाज में बोला, क्या मैं इतना डरावना हूँ? उद्धरण। त्रिशा तुरंत सिर हिलाना चाहती थी। यह सही है, हाँ यह सही है। तुम केवल डरावने नहीं बल्कि भयानक नर्क के देवता की तरह हो। भला मेरे जैसे नॉर्मल इंसान तुमसे कैसे नहीं डरेंगे? अभिमन्यु को एहसास हुआ कि वह इस वक्त त्रिशा के सामने कमजोर पड़ गया है, ठीक वैसे ही जैसे जब वह भय का सामना कर रहा था। शायद यह सवाल थोड़ा मुश्किल था। अभिमन्यु को लगा कि शायद वह अभी जल्दबाजी कर रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें उसे अभी कदम रखना था। इसे सुलझाना, यह वास्तव में थोड़ा मुश्किल था। उन दोनों ने अब और बात नहीं की। हवा शांत थी और केवल त्रिशा की तेज सांसें असाधारण रूप से किचन के चारों तरफ सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से पानी बह रहा था। उसकी आंखें धुंधली थीं और वह अभिमन्यु का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रही थी। जैसे ही त्रिशा ने महसूस किया कि अभिमन्यु ने अपना दूसरा हाथ उठाया और अपना मस्क उतारने वाला था, बाहर से आश्चर्य की चीख आई। ओ माय गुडनेस, हे भगवान! त्रिशा दीदी, हे भगवान, क्या मैं कुछ गलत देख रही हूँ? क्या यह हमारा रेस्टोरेंट है? त्रिशा दीदी, खुशी की चीख और करीब आती जा रही थी। यह फ्रीजर भी नया है। अंदर बियर और ड्रिंक्स। वाह, ये टेबल और कुर्सियां बहुत महंगी लग रही हैं। ये सस्ती नहीं हैं। रात भर में क्या हो गया? त्रिशा दीदी, क्या आप रसोई में हैं? जब उसने खुशी की आवाज सुनी, तो त्रिशा को वाकई खुशी के आंसू रोने का मन हुआ। यह बहुत सही समय पर आई है। अगर तुम मेरे पिछले सवाल का जवाब दोगी, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अभिमन्यु ने जब त्रिशा के चेहरे पर थोड़े अलग से एक्सप्रेशन देखे तो उसने जल्दी से अपना इरादा बदलते हुए दोबारा वही सवाल पूछ लिया। उद्धरण चिन्ह। त्रिशा ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी पूरी ताकत से संघर्ष किया अभिमन्यु को खुद से दूर धकेलने के लिए। उसकी आंखों में आंसू आ गया। जो दर्द हुआ है अभिमन्यु के दबाव के कारण महसूस कर पा रही थी, वह अब आंसू बनके बाहर निकल रहे थे। त्रिशा को वाकई लग रहा था कि अभिमन्यु बहुत ज्यादा क्रूएल है। वह त्रिशा को ऐसे कैसे धमक सकता है? फिलहाल तो त्रिशा को अभिमन्यु के लिए सिर्फ नफरत महसूस हो रही थी। वह पहले से ही यहाँ छिपी हुई थी, लेकिन अभिमन्यु अचानक से किचन में आ गया और उसे पकड़कर खुद के नीचे दबा लिया और उसे यहाँ से जाने नहीं दिया। यह बहुत अन्यायी आदमी है। त्रिशा को रोता हुआ देखकर अभिमन्यु ने अचानक आह भरी और उसे त्रिशा के आंसू उसे अपने दिल में चुभते हुए से महसूस हुई, जैसे वह कोई आंसू ना होकर कोई खंजर हो जो उसके दिल पर वार कर रहे हो। अभिमन्यु ने थोड़ा रुककर त्रिशा को देखा और फिर वह अचानक से झुका और त्रिशा के आंखों से निकल रहे आंसुओं को धीरे से अपने लिबों से पी लिया। पर आंसुओं को पीने के बाद भी अभिमन्यु ने अपने होठों को त्रिशा की आंख से नहीं हटाया, बल्कि वह त्रिशा के नाजुक पुतलियां को काफी देर तक यूं ही अपने होठों से महसूस करता रहा।
त्रिशा का शरीर कांप उठा, वह किसी पत्ते की तरह थर थर कांपने लगी। वह बेजान होकर किसी भी वक्त नीचे जमीन पर गिरने ही वाली थी। यह अभी अभी अभिमन्यु ने क्या किया? यह इंसान पहले क्रूएल तो था ही, लेकिन अब सनकी भी हो गया है। त्रिशा के लिए दिन प्रतिदिन अभिमन्यु को समझना और कठिन होता जा रहा था। अभिमन्यु का अचानक से त्रिशा के साथ ऐसा व्यवहार करना त्रिशा को पूरी तरीके से हिला देने के लिए काफी था। अभिमन्यु ने त्रिशा को एक मूर्ति की तरह खड़े हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान तैर गई। अभिमन्यु को त्रिशा ऐसी हालत में बहुत क्यूट लग रही थी। अभिमन्यु का मन अब लालची हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि वह एक बार त्रिशा के रसीले होठों का भी स्वाद चख ले, लेकिन त्रिशा की तरफ देखते हुए उसने इस ख्याल को तुरंत ही साइड कर दिया। फिलहाल वह इससे ज्यादा त्रिशा को शौक नहीं देना चाहता था। नहीं तो शायद त्रिशा डरकर उसे कहीं दूर ना चली जाए, जैसे वह 5 साल पहले चली गई थी। इस बार अभिमन्यु सब कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहता था। वह धीरे धीरे एक एक कदम चलकर त्रिशा के दिल में पहुंचाना चाहता था। अभिमन्यु त्रिशा को किसी हालत में पीछे छोड़कर मुस्कुराते हुए पलट कर जाने लगा। जैसे अभिमन्यु ने त्रिशा को छोड़ा, त्रिशा को राहत महसूस हुई। त्रिशा ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके पैर कमजोर हो गए और वह अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकी। अभिमन्यु की अभी कुछ कम ही चला था कि अचानक से उसने त्रिशा को लड़खड़ा कर गिरते हुए देखा। उसने पलटकर त्रिशा को जल्दी से उठा लिया। क्या तुम खुद को मुझ पर फेंक रही हो? अभिमन्यु ने त्रिशा का मजाक उड़ाते हुए कहा। त्रिशा दीदी, क्या बकवास है? त्रिशा दीदी, बाहर का हिस्सा हाल ही में फिर से एकदम नए जैसा कर दिया गया है। क्यों? खुशी उत्साह से अंदर घुसी। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा, तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई और उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं गलत समय पर आई हूँ। तुम्हें पता है कि यह सही समय नहीं है। तुम बाहर क्यों नहीं जा रहे हो? अभिमन्यु ने उसकी ओर बेहद ठंडी नजरों से देखा। खुशी वास्तव में अभिमन्यु की ठंडी नजरों को महसूस करके आज्ञाकारी ढंग से बाहर गई। त्रिशा इतनी चिंतित थी कि वह उसे डांटना चाहती थी। हालांकि खुशी के बाहर जाने के बाद अभिमन्यु ने त्रिशा को जाने दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के अभिमन्यु ने अपनी आस्तीनें ठीक की और धीरे से कहा, दुर्भाग्य से मैं हमेशा एक सज्जन व्यक्ति रहा हूँ। मुझे डर है कि लेडी बॉस के लिए खुद को मेरी बाहों में फेंकना बेकार है। त्रिशा, अभी कुछ देर पहले की गई हरकतों के बाद अभिमन्यु के अंदर इतनी हिम्मत है कि वह यह सब कह सके। अगर अभिमन्यु ने आज अभी जो भी उसके साथ किया है, अगर वह नहीं किया होता, तो त्रिशा ने अभिमन्यु के शब्दों पर विश्वास कर लिया होता। तो दोस्तों, ये था कहानी का पार्ट 5। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताना कि आप इस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो या नहीं। अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए ट्विस्ट के साथ।